पिछले 2 दिनों में दाओहुआ वृद्ध महिला मैडम ली और वो परिवार की देखभाल करने में व्यस्त था, जो सभी बीमार थे। साथ ही संपत्ति के भीतर के मामलों से निपटने के लिए समय निकालने के अलावा जिंगयोन प्रांत की यात्रा के लिए चीजें भी तैयार कर रहे थे। वह पूरी तरह से अभिभूत थी। इस समय के दौरान यान निवास के सदस्यों के बीच अंतर्धाराएं बढ़ गईं और निजी तौर पर काफी खुसफुसाहटें हुईं। एक दोपहर तेज धूप में दाओहुआ तीसरे प्रांगण से मुख्य परिसर में लौट आया। मैडम थोड़ी देर पहले उठी और पिछले कुछ दिनों की तुलना में अधिक उत्साहित दिख रही थी। उसने सोने से पहले एक कटोरी चिड़िया के घोंसले का दलिया भी खाया। पिंग टोंग ने दाओहुआ के पूछने का इंतजार किए बिना स्वेच्छा से जानकारी दी। यह सुनकर दाओहुआ का मूड तुरंत उज्ज्वल हो गया। यह अच्छा है कि मां को भूख लगती है। एक बार जब व्यक्ति को खाने का मन हो जाता है तो उनकी बीमारी में जल्दी सुधार होने की संभावना होती है। पिंग टोंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। क्या ऐसा नहीं है? दाओहुआ ने अपना पेट थपथपाया। दिन भर व्यस्त रहने के बाद उसे थोड़ी भूख लग रही थी। क्या कोई और पक्षी का घोंसला दलिया है? मैं भी कुछ खा सकता हूँ। जब वो बाद में चीजें लेकर आएगी तो मुझे जिंगवान का स्वागत करना होगा। पिंग टोन की अभिव्यक्ति में एक क्षणिक ठहराव आया और वह उत्तर देने में झिझकने लगी। उसे इस तरह देखकर दाओहुआ थोड़ा हैरान हुआ। सिस्टर पिंग टोन, क्या हुआ? क्या अब चिड़िया का घोंसला दलिया नहीं है? पिंग टोंग ने दाओहुआ पर नजर डाली। इस बारे में झिझक रही थी कि कैसे शुरुआत करें। इन दिनों युवा मिस इतनी व्यस्त थी, वह पहले से ही थक गई थी और पिंग टोंग उसे संपत्ति के मामलों से परेशान नहीं करना चाहता था। इसके अलावा युवा मिस रसोई की प्रभारी थी और रसोई के बारे में बुरा बोलना युवा मिस के चेहरे पर तमाचा मारना था। पिंग टोंग यह कहना नहीं चाहता था, लेकिन पिंग जियाओ चीजों को अपने तक नहीं रख सका और उसने कहा, मुझे नहीं पता कि इन दिनों रसोई में क्या हो रहा है, लेकिन वे जो खाना भेज रहे हैं वो या तो बहुत कम या बहुत देर से भेजा जा रहा है। मैं आज सुबह रसोई में गया और उन्हें बताया कि जब मैडम उठी तो उन्हें चिड़िया के घोंसले का दलिया खाना था और उन्हें इसे तैयार करने के लिए कहा। लेकिन दोपहर के करीब उन्होंने केवल एक कटोरा भेजा। अगर मैडम दोपहर में उठती हैं और अधिक चाहती हैं, तो मुझे डर है कि हमें कल तक इंतजार करना होगा। आमतौर पर पक्षी के घोंसले के दलिया जैसे व्यंजन को उबालकर एक बर्तन में मुख्य परिसर में लाया जाता है। मुख्य परिसर में एक छोटा स्टोव था जहां इसे गर्म रखा जा सकता था, जिससे स्वामी जब चाहे तब खा सकते थे। लेकिन अब रसोई के लोगों ने मुख्य परिसर की उपेक्षा करना शुरू कर दिया था। दाओहुआ की भौं तुरंत सिकुड़ गई। वो पिछले 2 दिनों में घर में होने वाली बेकार की बातचीत से अनभिज्ञ नहीं थी, लेकिन वह इससे निपटने में बहुत व्यस्त थी। दाओहुआ ने अपने दिल में गुस्सा दबाया और वांग मैनमैन की ओर देखा। जाओ यहाँ रसोई प्रबंधक को बुलाओ, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है। जल्द ही रसोई प्रबंधक हौंफते हुए और अभिव्यक्तिहीन दाओहुआ को देखकर कुछ असहज महसूस करते हुए मुख्य परिसर में पहुंचे। यंग मिस, क्या आप मुझे देखना चाहती थीं? दाओहुआ ने उदासीनता से उत्तर दिया, मैंने आज तक दोपहर का भोजन नहीं किया है, और चूंकि तुमने आज सुबह माँ के लिए चिड़िया के घोंसले का दलिया बनाया है, जो बचा है उसे ले आओ, मैं कुछ से काम चला लूंगा। रसोई प्रबंधक का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह अपने कपड़े पकड़कर झिझकती हुई दिखाई दी। दाओहुआ ने भौहें चढ़ा ली। उसकी आवाज ठंडी होती जा रही थी। तुम्हारे देखने से यह एक कठिन काम लगता है। मुझे मत बताओ कि तुमने चिड़िया के घोंसले का दलिया खाया है। रसोई प्रबंधक कांप गया और थपथपाकर अपने घुटनों पर गिर गया। यंग मिस, यह मैं नहीं था जिसने इसे खाया, यह आंटी लिन थी। दोपहर के आसपास जियून, जो आंटी लिन की सेवा करती है, रसोई में आई और चिड़िया के घोंसले का दलिया ले जाने पर जोर दिया। दाओहुआ की आंखों में गुस्सा झलक रहा था और उसने बेरुखी से कहा, तो आप रसोई प्रबंधक, उसे मेरी माँ के घोंसले का दलिया ले जाने दें। हालांकि यान परिवार के दिन अब थोड़े अधिक समृद्ध थे, लेकिन चिड़िया के घोंसले जैसे व्यंजनों का सेवन न तो बूढ़ी महिला और न ही मैडम ली अक्सर करती थी। उन्हें बीमारी के समय ठीक होने में मदद के लिए आरक्षित रखा गया था। रसोई प्रबंधक ने कांपते हुए उत्तर दिया, कृपया मिस समझें, मैंने वास्तव में उसे रोकने की हिम्मत नहीं की।
टकराना। दाओहुआ का हाथ मेज पर जोर से गिरा। रुकने की हिम्मत मत करो। तुम्हारी नजर में वास्तव में मालिक कौन है? चिड़िया के घोंसले का दलिया मेरी माँ खाना चाहती थी। तुमने उसे एक उपपत्नी की दासी को ले जाने दिया और अब तुम मेरे पास रोते हुए आने की हिम्मत कर रहे हो। रेन दादी, जब से मैंने पिछले कुछ महीनों में रसोई का कार्यभार संभाला है, आपने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। मैंने सोचा था कि आप एक चतुर व्यक्ति हैं, लेकिन यह पता चला है कि आप हवा से बहने वाली बार्ड सीटर मात्र हैं। वह शायद अनुमान लगा सकती थी कि रेन ग्रैनी के दिमाग में क्या था, यह सोचकर कि चूंकि उसका सबसे बड़ा भाई और चौथा भाई वापस नहीं आ रहे थे, यान परिवार अंततः यान वेनबिन के हाथों में आ जाएगा, और इसलिए उसने उत्सुकता से एहसान किया। अगर आप रसोई नहीं संभाल सकते तो अब और परेशान मत होइए। रेन ग्रैनी का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया क्योंकि वह बार बार दया की भीख मांग रही थी। मिस, मैं गलत था और मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। दाओहुआ ने उसे नजरअंदाज कर दिया और वांग मनमन की ओर देखा। जाओ और रसोई से वेई मैडम को बुलाओ। जहां तक के प्रबंधन की बात है, वह अभी भी अपरिचित हो सकती है, लेकिन जब लोगों का उपयोग करने की बात आती है तो उसके अपने विचार होते हैं। रसोई संभालने के बाद उन्होंने रेन ग्रैनी को इसका प्रबंधन सौंपा, लेकिन दूसरों पर भी नजर रखी। बहुत पहले उसने वेई मैडम पर ध्यान दिया था और उसे विकसित करने का इरादा किया था। उसने ऐसा दो कारणों से किया। पहला, रेन ग्रैनी को कुछ हो जाने पर उसकी जगह लेने वाला कोई न होने से रसोई में अव्यवस्था से बचने के लिए। दूसरा, रेन ग्रैनी पर दबाव बनाए रखना, उन्हें जागरूक करना कि रसोई उनके बिना भी चल सकती है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसे इतनी जल्दी अपने बैकअप का उपयोग करना पड़ेगा। हाँ, दाओहुआ को गुस्से में देखकर वांग मैनमैन को भी कुछ डर लगा और वह जल्दी से किसी को बुलाने के लिए मुड़ा। वांग मैनमैन को अंततः वेई मैडम के साथ वापस आने में काफी समय लग गया। दाओहुआ ने भौहें चढ़ाई, तुम्हें लौटने में इतना समय क्यों लगा? वांग मैनमैन का चेहरा भी अच्छा नहीं था क्योंकि वह आगे बढ़ी। मिस, मालकिन लिन के उसके मायके के रिश्तेदार आए थे और उन्होंने रसोई में शुनगक्सन कोर्टयार्ड में भेजने के लिए कई व्यंजन तैयार किए थे। जब मैं पहुंची तो रसोई की सफाई हो रही थी और वेई मैडम खाना बना रही थी। दाग लगे हुए थे, उन्होंने अपने कपड़े बदले और इसलिए हमें देर हो गई। यह सुनकर दाओहुआ का गुस्सा भड़क गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, मालकिन लिन के रिश्तेदार आवास पर आते हैं, मुझे सूचित क्यों नहीं किया गया? उन्हें बिना अनुमति के किसने अनुमति दी? दाओहुआ ने चारों ओर नजर डाली। बिग मैडम फैंग कहाँ है? जाओ उसे मेरे पास बुलाओ। इस बार दाओहुआ को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा। बिग मैडम फैंग जल्दबाजी में वहां पहुंची और आते ही उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करने के लिए घुटने टेक दिए। मिस, दरवाजे की ठीक से रखवाली नहीं करना मेरी गलती थी, कृपया मुझे दंडित करें। जब उसने उसकी ओर देखा तो दाओहुआ की निगाहें ठंडी हो गईं। बिग मैडम फैंग, आप मेरी माँ के दाहिने हाथ की महिला हैं। बटलर सन मेरे पिता के दाहिने हाथ हैं। अंकल सन और ग्रानी सन परदादी की सेवा करते रहे हैं और मुझे बड़ा होते देखा है। हमारे पूरे परिवार को आपके परिवार पर बहुत भरोसा है। बिग मैडम फैंग का दिल कांप उठा और वह जमीन पर अपना सिर हिलाती रही। मैंने मास्टर के भरोसे को विफल कर दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। दाओहुआ की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। आज आपने जो शब्द कहे थे, उन्हें याद रखें। मेरी नज़र में आपके परिवार को दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अब जाओ, उस व्यक्ति को ढूंढो जिसने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर आने दिया। मैं आज जानना चाहता हूँ। हाँ, मैं तुरंत जाकर जांच करूंगा। बिग मैडम फैंग झिझकते हुए खड़ी हो गईं। मुख्य सीट पर बैठी सबसे बड़ी लड़की की ओर देखते हुए वह तेजी से मुड़ी और चली गईं। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकलने वाली थी, उसने फिर से सबसे बड़ी लड़की की बातें सुनी। वेई मैडम, अब से रसोई के सभी मामले आपके प्रबंधन में होंगे। क्या आपको लगता है कि आप इसे संभाल सकती हैं? मैं निश्चित रूप से सबसे बड़ी लड़की की उम्मीदों को कम नहीं होने दूंगा। मिस, मैं गलत था। मैं भविष्य में दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। कृपया मुझे एक और मौका दें। रेन दादी ने जोर से विनती की। अगर मैं हर गलती के लिए एक मौका दूं,
तो क्या हर कोई गलती करने और फिर माफी मांगने की हिम्मत नहीं करेगा? रेन दादी, आज आप और आपका बेटा यान निवास छोड़ देंगे। यह सुनकर बिग मैडम फैंग का शरीर कांप उठा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सबसे बड़ी लड़की न केवल रेन ग्रैनी से उसकी नौकरी छीन लेगी, बल्कि उसे निवास से भी निकाल देगी, जिसमें उसका बेटा भी शामिल है। क्या सबसे बड़ी लड़की बंदरों को डराने के लिए मुर्गे का एग्जाम्पल बना रही थी? यान परिवार के नौकरों को दाओहुआ की क्रूरता के बारे में हमेशा से पता था, फिर भी हालांकि वे चेहरे पर उसका सम्मान करते थे, लेकिन उनके दिलों में ज्यादा डर नहीं था। आखिरकार दाओहुआ आमतौर पर नौकरों के प्रति बहुत दयालु थी। वह हमेशा आदेश और निर्देश धीरे से देती थी और लगभग कभी भी उन्हें पीटने या डांटने के लिए नहीं जाना जाता था। दाओहुआ मंडप में काम करना यान निवास में सबसे आरामदायक और आरामदायक नौकरी के रूप में पहचाना गया था। हालांकि इस बार मैडम रेन और उनके बेटे के निष्कासन ने सभी को यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी की ताकत का एहसास कराया। मैडम रेन को, जिनका मुंह बंद कर दिया गया था और घसीटा गया था, देखकर पूरा मुख्य प्रांगण खामोश हो गया। सभी नौकरों ने अपना सिर नीचे कर लिया, बोलने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक पिंक टोंग और पिंक जियो भी दाओहुआ के अचानक क्रोध से स्तब्ध थे। चिलचिलाती धूप में अपने आसपास की आंखों में डर को महसूस करते हुए, दाओहुआ के सीने में लगी आग कम नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इन दिनों में उसके बड़े भाइयों की चिंता, उसकी दादी और उसकी मां की देखभाल की थकान और विभिन्न घरेलू मामलों से निपटने की मानसिक थकावट ने पहले से ही उसकी भावनाओं को बढ़ा दिया था। इस समय वह जली हुई फ्यूज थी। फिर भी कुछ लोग उससे सीधे टकराने पर अड़े रहे। मैडम रेन एक छोटी पात्र थी। जिन लोगों ने यान निवास में वास्तव में गपशप फैलाई, वे शुनगक्सन कोर्टयार्ड से थे। अपने बड़े भाइयों के अनिश्चित भाग्य, उसकी दादी और मां बिस्तर पर बीमार पड़ी थी, और शुनगक्सन कोर्टयार्ड के लोग दोस्तों की मेजबानी कर रहे थे और दावत कर रहे थे। इसके बारे में सोचते हुए दाओहुआ के दिल में आग और भी अधिक भड़क उठी। क्या आंटी लिन का परिवार नहीं आया? चलो, हमें भी देखना चाहिए। दाओहुआ झपट्टा मारकर खड़ा हो गया और तेजी से कमरे से बाहर निकलकर सीधे शुनगक्सन कोर्टयार्ड की ओर चला गया। जब वांग मनमन ने यह देखा, तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से मुख्य अदालत से कई मैट्रन को बुलाया और तुरंत उनके पीछे चली गई। इन दिनों वो युवा महिला के दिल में पनप रहे गुस्से को महसूस कर सकती थी। अगर उसने आज यह सब उजागर नहीं किया होता, तो इसका कोई अंत नहीं होता। पिंक टोंग और पिंक जियो ने एक दूसरे पर नजर डाली, उनके चेहरे चिंता से भर गए। पिंक जियाओ ने कुछ आत्मनिंदा के साथ कहा, अरे नहीं, यह सब मेरी गलती है। अगर मुझे पता होता कि युवती इतनी गुस्सा हो जाएगी, तो मैंने पहले रसोई के बारे में बात नहीं की होती। लेकिन पिंक टोंग ने अपना सिर हिलाया, युवा महिला को देर सबेर पता चल गया होगा। आपने इसे पहले ही कर दिया। 5वीं युवा मालकिन को जन्म देने के बाद चाची लिन शांत हो गई थी और केवल चाची लियू के साथ एहसान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी। लेकिन अब बड़े भाई और चौथे भाई के जिंगयुन प्रांत में फंसे होने के कारण उसे अपना मौका आता दिख रहा है। ज्यादा समय नहीं हुआ है और वह पहले से ही चीजों को उत्तेजित करना शुरू कर रही है। सबसे बड़ी युवा मालकिन के लिए उसे अनुशासित करना, उसे अपनी जगह भूलने से बचाने के लिए अच्छा है। पिंक जियो कुछ हद तक चिंतित था, लेकिन फिर भी आंटी लिन स्वामी की उपपत्नी हैं। अगर सबसे बड़ी युवा मालकिन सीधे उससे भिड़ती है, तो मुझे डर है कि यह अच्छा नहीं होगा। पिंक टोंग एक पल के लिए चुप हो गया। हमारी सबसे बड़ी युवा मालकिन भगवान से नहीं डरती। हालांकि वह स्वयं एक नौकर थी, उसने स्पष्ट रूप से देखा कि सबसे बड़ी युवा मालकिन यान निवास में सबसे आत्मविश्वासी व्यक्ति थी। शुनगक्सन प्रांगण। जब दाओहुआ अपने दल के साथ पहुंची, तो गलियारे के नीचे द्वार की रखवाली करने वाली 2 नौकरानियों के अलावा आंगन में कोई नहीं था। दाओहुआ को आते देख नौकरानियां अंदर के लोगों को सूचित करने के लिए मुड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से वांग मेनमेन ने दाओहुआ से संकेत प्राप्त करने के बाद तुरंत कुछ तेज कदमों से उन्हें रोक दिया। दाओहुआ गिरफ्तार नौकरानियों को नजरअंदाज करते हुए सीधे मुख्य हॉल की ओर चल दिया। जैसे ही उसने दहलीज पर कदम रखा, उसने अंदर से किसी को कहते हुए सुना,
तुम्हारे भाई ने कहा, जिंगयुन प्रांत में प्लेग बहुत गंभीर है। अब न केवल शहर को सील कर दिया गया है, बल्कि आसपास के उपनगर भी बंद हैं। मैडम ली ने अपने 2 बेटों को खो दिया है, वे निश्चित रूप से बर्बाद हो गए हैं। एक बार जब वे मर जाएंगे, तो आपके जीजा के पास केवल बेटे के रूप में वेनबिन होगा। अब मैडम ली भी बीमार पड़ गई हैं, अपने बेटों के बिना। मुझे लगता है कि वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगी। एक बार जब वह गुजर जाएंगी, तो पूरा यान परिवार आपका हो जाएगा, बहन। यह सुनकर जो सेवक दाओहुआ के पीछे पीछे इस स्थान तक आए थे, वे भय से पीले पड़ गए। यहाँ तक वांग मैनमैन ने भी अपनी युवा मालकिन की अभिव्यक्ति को देखने की हिम्मत नहीं की। दूसरों के सदमे और आक्रोश की तुलना में दाओहुआ आश्चर्यजनक रूप से शांत था। सबसे दूर किनारे पर एक नौकरानी की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, तुम सामने के आंगन में जाओ और पिता से शुनगक्सन आंगन में आने के लिए कहो। उनसे कहो कि मैं यहाँ उनका इंतजार कर रही हूँ। नामित नौकरानी ने सिर हिलाया, फिर मुड़ी और आंगन से बाहर भाग गई जैसे कि वो उड़ रही हो। उस पल ऐसा लगा मानो कमरे में किसी ने शोर सुन लिया हो। दरवाजे का पर्दा उठा दिया गया और आंटी लिन, यान वेनबिन और यान येशुंग सभी बाहर आ गए। दाओहुआ और अन्य लोगों को बाहर खड़े देखकर आंटी लिन और उनके 2 बच्चों के चेहरे काफी बदल गए। यान वेनबिन, जिनकी दाओहुआ के साथ शायद ही कोई बातचीत होती थी, ने पहली बार अपराधबोध से बाहर आकर दाओहुआ का अभिवादन किया, लेकिन उनका भाषण लड़खड़ा रहा था। बड़ी 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 बहन। दाओहुआ की नजर तीनों के चेहरों पर पड़ी, फिर वह कमरे के दरवाजे तक गई, अंदर खाने की मेज पर नजर डाली, जहां आधे से अधिक भोजन बचा हुआ था, और मैडम ली का पक्षी का घोंसला दलिया मेज पर रखा हुआ था। कमरे में 2 अन्य लोग थे, एक आंटी लिन की माँ, लिन वांगशी थी, दूसरी आंटी लिन की भाभी, लिन जुशी थी। उस पल किसी भी महिला ने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उनसे पहले यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने कल्पना की थी। कद में छोटा होने के बावजूद जब उसकी नजर उन पर पड़ी तो वे अनायास ही कांपने लगे। कमरे में सब कुछ देखने के बाद दाओहुआ यान वेनबिन की ओर देखने के लिए मुड़ा, यह याद करते हुए कि कैसे उसके सबसे बड़े भाई ने पहले स्कूल के साथियों को यान वेनबिन से मिलवाया था। दाओहुआ को यह मनोरंजक और विडंबनापूर्ण दोनों लगा और वह हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। 5वें भाई, तो आप भी यहाँ हैं। यान वेनबिन का दिल कांप उठा। यदि दाओहुआ शुरू से ही क्रोधित होता, तो वह उतना भयभीत नहीं होता जितना अब है। लेकिन वह वास्तव में उसे देखकर मुस्कुराई, जिससे उसका आत्मविश्वास तुरंत कम हो गया। दाओहुआ ने यान वेनबिन की अभिव्यक्ति में बदलाव को नजरअंदाज कर दिया और खुद ही बोली, 5वें भाई, मुझे आपसे पूछना है, आप हमारे सबसे बड़े भाई के आपके प्रति व्यवहार के बारे में क्या सोचते हैं? यान वेनबिन ने इसे निगल लिया और कुछ क्षण विचार करने के बाद उत्तर दिया, सबसे बड़े भाई ने मेरे लिए बहुत अच्छा व्यवहार किया है, मैं सदैव आभारी हूँ। दाओहुआ ने भौहें उठाई और मुस्कुराया, आभारी? क्या आप सचमुच आभारी हैं? उसने कहा, और लिन जुशी की ओर इशारा किया, अभी जब यह महिला हमारे सबसे बड़े भाई को कोस रही थी, यदि आप वास्तव में आभारी थे, तो आपने उसे रोकने के लिए क्यों नहीं बोला? यान वेनबिन का दिल कड़ा हो गया, मैं। इससे पहले कि वह अंतर बता पाता, दाओहुआ ने एक और सवाल पूछा, 5वें भाई, क्या आप वास्तव में हमारे सबसे बड़े भाई को हटाकर उसकी जगह लेना चाहते हैं? यान वेनबिन की अभिव्यक्ति में तेजी से उतार चढ़ाव आया। आखिरकार वह अभी किशोरावस्था में ही था और अभी तक अपने आंतरिक विचारों को छुपाने में सक्षम नहीं था। दाओहुआ घबरा गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। अपने बेटे को शब्दों के अभाव में देखकर आंटी लिन तुरंत आगे बढ़ी और खुद को यान वेनबिन के सामने सुरक्षात्मक स्थिति में रखते हुए बोली, सबसे बड़ी युवा मिस, आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? दाओहुआ के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसने आंटी लिन की ओर ठंडे भाव से देखा, आंटी लिन, चिंतित मत हो। पिता के आने तक प्रतीक्षा करें, प्रदर्शन करने की आपकी बारी होगी। जब आंटी लिन ने सुना कि यान झिगाओ भी अपने रास्ते पर है, तो उसका दिल घबराए हुए अपराध बोध से धड़कने लगा,
खासकर जब से वे जिन विषयों पर चर्चा कर रहे थे वे वास्तव में उस समय के लिए अनुपयुक्त थे। हालांकि उसने जल्दी ही अपना संकल्प वापस ले लिया, यह विश्वास करते हुए कि चाहे कुछ भी हो, लॉर्ड यान के पास अब केवल वेनबिन ही है जो उसका अच्छा और स्वस्थ बेटा है। उसे विश्वास नहीं था कि लॉर्ड यान सचमुच उन्हें सजा देगा। दाओहुआ की नजर आंटी लिन से टकराई और उसने फिर से यान वेनबिन की ओर देखा। पांचवें भाई, क्या आप चाहते हैं कि हमारे सबसे बड़े भाई और चौथे भाई की जिंगयुन प्रांत में मृत्यु हो जाए? यान वेनबिन ने इस बार संकोच नहीं किया, बार बार अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैंने नहीं किया। मैं कभी नहीं चाहता था कि हमारा सबसे बड़ा भाई और चौथा भाई मर जाए। वो अपने सबसे बड़े भाई की जगह लेना चाहता था और अपने पिता का सारा प्यार और उम्मीदें जीतना चाहता था, लेकिन उसने कभी नहीं चाहा था कि उसका सबसे बड़ा भाई या चौथा भाई मर जाए। दाओहुआ ने यान वेनबिन को चुपचाप देखा, मानो उसके शब्दों की सच्चाई की पुष्टि कर रहा हो। काफी देर के बाद उसने अपनी नजरें हटा ली। इस बीच नौकरानी से रिपोर्ट मिलने पर यान झिगाओ बटलर के साथ जल्दी से वहां पहुंचे। शुनगक्सिन आंगन में प्रवेश करने पर और इतने सारे लोगों को इकट्ठा देखकर बड़ी बेटी ठंड की तरह ठंडी दिख रही थी। यान झिगाओ की निगाहें तेजी से चमकी। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? जब लिन उपपत्नी ने यान झिगाओ को देखा तो ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा उसके पास वापस आ गई हो, और उसने रोते हुए खुद को उस पर फेंक दिया और कहा, मेरे भगवान, आप आखिरकार आ गए। यदि आप बाद में आए होते, वेनहुई, यिशुंग और मैं सभी को सबसे बड़ी युवा मिस द्वारा नीचे ले जाया गया होता। मुझे नहीं पता कि क्या मैंने सबसे बड़ी युवा मिस को नाराज करने के लिए कुछ गलत किया है। हम बस खा रहे थे जब वह लोगों के एक बड़े समूह के साथ आई, जो हमें डांटने के लिए तैयार थी, और इसने यिशुंग और वेनबिन को इतना डरा दिया कि उनमें बोलने की भी हिम्मत नहीं हुई। अगर मैंने कुछ गलत किया है, तो सबसे बड़ी युवा मिस मुझे मार सकती है या डांट सकती है। आखिरकार मैं सिर्फ एक रखेल हूँ। लेकिन वेनबिन और यिशुंग सबसे बड़ी युवा मिस के अपने छोटे भाई और बहन हैं। वे अभी भी बहुत छोटे हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। पूरे शुनगक्सिन प्रांगण में किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। उनमें से प्रत्येक ने चुपचाप लिन उपपत्नी की अश्रुपूर्ण शिकायतों को सुना। लिन उपपत्नी यान झिगाओ की बाहों में गिर गई और प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते हुए और अपने आंसू पोंछने का अवसर लेते हुए उसने चुपचाप यान झिगाओ के चेहरे पर नजर डाली। तभी उसे एहसास हुआ कि वो उसे बिल्कुल नहीं देख रहा था, बल्कि सीढ़ियों पर खड़ी सबसे बड़ी युवा मिस को देख रहा था। यान झिगाओ लिन उपपत्नी की बात सुन रहे थे, लेकिन उनका ध्यान सबसे बड़ी बेटी पर और भी अधिक केंद्रित था। उन्होंने पाया कि इस समय सबसे बड़ी बेटी की अभिव्यक्ति इतनी उदासीन थी कि वह भयावह थी, उसकी आंखों में गर्मी का कोई निशान नहीं था। उन्हें अपनी बड़ी बेटी का इस तरह रहना पसंद नहीं था। वह चाहता है कि वो उससे वापस बात करे और बहस करे, बजाय इसके कि वो उसे कुछ न कहे और चुपचाप उसे उन्हीं आंखों से देखती रहे। दर्शकों के बिना लिन उपपत्नी का रोना धीरे धीरे कम हो गया, और वह केवल सूंघ सकती थी और अपने आंसू पोंछने का नाटक कर सकती थी। उस समय यान झिगाओ ने लिन उपपत्नी को दूर धकेल दिया और दाओहुआ की ओर मुड़कर पूछा, वास्तव में क्या हुआ? दाओहुआ ने देखा कि इस बार उपपत्नी के रोने के बाद सस्ते पिता ने तुरंत निष्कर्ष नहीं निकाला, और वह थोड़ा मुस्कुराए, यह कुछ भी गंभीर नहीं है। बस लिन उपपत्नी के भाई बहनों ने कहा कि मेरे बड़े भाई और चौथे भाई को जिंगयुन प्रांत में बर्बाद कर दिया गया है, कि हमारी माँ भी बीमार है और अधिक समय तक जीवित रहने की संभावना नहीं है, और भविष्य में यान परिवार लिन उपपत्नी का होगा। यह सुनकर यान झिगाओ का चेहरा काला पड़ गया और उसने लिन वांगशी और लिन जुशी की ओर घूर कर देखा। लिन परिवार ने यान परिवार के वंशजों को श्राप देने की हिम्मत कैसे की? इससे पहले कि यान झिगाओ जोर से हमला कर सके, लिन उपपत्नी जोर से रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। सबसे बड़ी युवा मिस, मैंने आपको मुझ पर और मेरे परिवार पर गलत आरोप लगाने के लिए कहाँ नाराज किया है? वो इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकी। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसका स्वामी अपने उत्तराधिकारियों को कितना महत्व देता है। हे प्रभु, मेरे भाई बहन डरपोक हैं। भले ही आप उन्हें सैकड़ों साहस दें, फिर भी वे इस तरह के विचार रखने की हिम्मत नहीं करेंगे।
मैं आपके विवेक की भीख मांगता हूँ, मेरे प्रभु। यान झिगाओ ने भौहें सिकोड़ ली। दयनीय रूप से रोती हुई लिन उपपत्नी को देखा, फिर यान वेनबिन और यान यशून को देखा, जो बोलने से बहुत डर रहे थे, और अंत में कांपते हुए लिन वांगशी और लिन जुशी को देखा, फिर अपनी आंखें दाओहुआ की ओर उठाईं। दाओहुआ ने चकित होकर हंसते हुए कहा, पिताजी, आप एक शाही दूत हैं जो मामलों की जांच करने के आदी हैं, है न? क्या आप जांच करना चाहते हैं? देखिए कि क्या मैं आपकी एक रखैल को नीचे लाने के लिए अपने ही बड़े भाई और अपनी प्यारी माँ को शाप दूंगा। यान झिगाओ चुप रहा, कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने लिन उपपत्नी को हटा दिया, जो उसके लबादे से चिपकी हुई थी। यह देखकर लिन उपपत्नी का दिल अचानक डूब गया और यान वेनबिन और यान यशून भी पीले पड़ गए। पिता को बड़ी बहन की बात पर विश्वास है। दाओहुआ ने एक पल इंतजार किया और देखा कि उसके सस्ते पिता चुप थे और सख्त दिख रहे थे। उसके मुंह में व्यंग्य की झलक थोड़ी सी मुड़ गई। पिताजी, मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। मेरे 3 भाइयों के लिए जो अभी भी खतरे में हैं और मेरी माँ के लिए जो बिस्तर पर बीमार पड़ी है। और याद रखना, 2 बाहरी लोगों से मुझे खुश करने की कोशिश मत करना। दाओहुआ का अर्थ स्पष्ट था। उसे लिन वांगशी और लिन जुशी की कोई चिंता नहीं थी। वह लिन परिवार से निपटना चाहती थी। वह उनका सामना करने में बहुत थक गई थी, वह सिर्फ परिणाम चाहती थी। सबसे बड़ी बेटी को लिन परिवार की मां और बेटे के मामले को शांत न होने देने के दृढ़ संकल्प को देखकर यान झिगाओ की भौहें आपस में चिपक गईं। एक पल की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, लिन परिवार की महिला बिना किसी रोक टोक के बोलती है। वह आधे साल से शुंगक्सन कोर्टयार्ड तक ही सीमित है। पिताजी, दाओहुआ ने उसकी बात काटते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा, जो बिल्कुल मुस्कुराहट नहीं थी। पिताजी, आपकी नज़र में क्या मेरे बड़े भाई और चौथे भाई का जीवन कारावास से ज्यादा कुछ नहीं है, और केवल आधे साल के लिए? यान झिगाओ की अभिव्यक्ति और भी गहरी हो गई। लिन परिवार की महिला को 3 साल तक कैद में रखा जाता है और उसे 100 बार बौद्ध धर्म ग्रंथों की नकल करने की सजा दी जाती है। यदि वह एक दिन में काम पूरा नहीं करती है, तो उसे उस दिन रिहा नहीं किया जाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिन उपपत्नी ने विलाप करना शुरू कर दिया, मेरे प्रभु, कृपया नहीं, मैं निर्दोष हूँ। यान झिगाओ ने एक बार फिर लिन उपपत्नी की पकड़ को दूर किया और दाओहुआ की ओर देखा। दाओहुआ मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा, और फिर यान वेनबिन और यान यशून की ओर देखने लगा। यह देखकर यान झिगाओ ने गहरी सांस ली। वेनबिन और यशून अपनी वैध मां और बड़े भाइयों के प्रति अपमानजनक रहे हैं। एक चुनी हुई तारीख से वे भी निवास के भीतर ही सीमित हैं, और जब तक आपके बड़े भाई वापस नहीं आते, तब तक आप नहीं जाएंगे। बोलने के बाद यान झिगाओ दूर चला गया, जाने के लिए तैयार हो गया। लिन परिवार की महिला अपनी गलती के लिए सजा की हकदार थी, लेकिन जिस तरह से सबसे बड़ी बेटी व्यवहार कर रही थी, उससे उसे मजबूर और असहज महसूस हुआ। पिता, दाओहुआ ने उसे रोकने के लिए फिर से पुकारा। यान झिगाओ ने पलट कर देखा, उसकी नजरों में नाराजगी स्पष्ट थी और उसने दाओहुआ की ओर देखा। मैंने पहले ही उन्हें दंडित कर दिया है, आप और क्या कहना चाहते हैं? दाओहुआ ने उपहास किया, पिताजी, कृपया मुझ पर विश्वास करें, यदि वे आपकी रखैलें और बच्चे नहीं होते, तो मुझे उनसे परेशान होने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। इतना कहने के बाद वह अब अपने सौतेले पिता के रंग रूप से परेशान नहीं हो सकती थी और आगे बढ़ती रही। पिताजी, जिंगयुन प्रांत में 3 बड़े भाइयों के साथ हुई घटना के बारे में केवल आप, मैं और माँ ही जानते थे, तो यह खबर कैसे बाहर आई? यान झिगाओ चौंक गया, वास्तव में यह खबर कैसे फैली? दाओहुआ ने उसके समझने का इंतजार नहीं किया और सीधे कहा, मैंने किसी से जांच कराई थी, और यह पता चला कि निवास में मेरे बड़े भाइयों की परेशानियों की खबर फैलाने वाला पहला व्यक्ति चाची लिन की ओर से नौकरानी जियुन थी। आंटी लिन कभी भी अपने दरवाजे से बाहर नहीं निकलती, वह कैसे जान सकती थी? यान झिगाओ की अभिव्यक्ति तेजी से बदल गई, और अपनी सबसे बड़ी बेटी पर एक जटिल नजर डालने के बाद उसने लिन वांगशी और लिन जुशी की ओर उदासीनता से देखा। अब से लिन परिवार कभी भी यान निवास में कदम नहीं रखेगा। जहां तक लिन का सवाल है, उन्हें आज से उनके कर्तव्यों से निलंबित कर दिया गया है।
यह सुनकर लिन वांगशी तुरंत चिल्लाया, दामाद जी, कृपया नहीं, वह आपका जीजा है। कृपया वेनहुई और उसके द्वारा पैदा किए गए 3 बच्चों की खातिर उसका रोजगार समाप्त न करें। लिन वांगशी को जमीन पर गिरते देख यान झिगाओ की भौहें सिकुड़ गईं। इस समय आंटी लिन भी रोने लगी और यान वेनबिन और यान येशुंग दोनों यान झिगाओ के सामने घुटने टेककर विनती करने लगे। हे विलाप के बीच दाओ हुआ ने अपने सौतेले पिता की ओर मुस्कुराते हुए देखते हुए फिर से उपहास किया, दामाद। दामाद कौन है? यह अच्छी बात है कि मेरे नाना नानी अब आसपास नहीं हैं, नहीं तो वे कितने नाराज होते। कहीं अचानक कोई नया रिश्तेदार आ जाए। यान झिगाओ का चेहरा बदल गया और दाओ हुआ पर नजर डालने के बाद वह अब और नहीं झिझका और शुनगक्सन कोर्टयार्ड छोड़ दिया। आंगन के प्रवेश द्वार पर दूसरे और तीसरे घर के लोगों ने पूरे लिन परिवार को दंडित होते देखा और यान झिगाओ को राख के चेहरे के साथ निकलते देखा। वे सब एक दूसरे से हतप्रभ दृष्टि से देखने लगे। सन फैमिली ने उसकी छाती थपथपाई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उत्तेजित होने पर लड़की दाओहुआ का गुस्सा इतना डरावना हो सकता है। यान जियुआन ने उपहास करते हुए कहा, मैंने पहले भी कहा है, अगर आंटी लिन चुप नहीं रही तो देर सबेर दाओहुआ उनसे निपट लेगी। अब देखिए, पूरे लिन परिवार को पूरी तरह से व्यवस्थित कर दिया गया है। जैसे ही उनके शब्द गिरे, कई पुराने मैट्रन ने लिन वांगशी और लिन जुशी को शुनगक्सन कोर्टयार्ड से बाहर खींच लिया और उन्हें कोई सम्मान नहीं देते हुए सीधे यान निवास से बाहर ले गए। यह देखकर सन फैमिली ने तुरंत यान जियुआन को वापस खींच लिया। फिर अफवाहें फैलाने के आरोप में नौकरानी जियुन को भी बाहर कर दिया गया। वांग मैनमेन ने उसे आंगन के बाहर इंतजार कर रही मैडम फैंग को सौंपते हुए कहा, मिस ने कहा कि यान परिवार को परेशानी पैदा करने वाले नौकरों की कोई जरूरत नहीं है। बाद में सिस्टर पिंकटोन को उनके अनुबंधों के लिए खोजने के लिए मुख्य प्रांगण में जाएं और उन्हें उन लोगों के साथ बेच दें जिन्होंने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की और लोगों को लापरवाही से अंदर जाने दिया। यह सुनकर सन फैमिली के हाथ कांपने लगे और यहाँ तक कि यान जियुआन का चेहरा भी बदल गया। मुख्य प्रांगण। पिंगटोंग और पिंगजियो दाओहुआ की व्यवस्था के बारे में सुनने के बाद दोनों एक साथ चुप हो गए। थोड़ी देर बाद पिंगटोंग ने कहा, सबसे बड़ी मिस हमेशा बहुत कोमल और मिलनसार लगती है, लेकिन अगर कोई उसकी निचली रेखा को पार कर जाता है तो उसके तरीके मैडम से भी अधिक क्रूर होते हैं। इस घटना के बाद गुप्त उद्देश्यों वाले निवास में रहने वाले लोग संभवतः खुद को संयमित कर लेंगे। पिंग जियो ने इसके बारे में सोचा और कहा, सबसे बड़ी मिस जैसी किसी व्यक्ति का होना बेहतर है। जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ता है, सभी को नियंत्रण में रखने के लिए हमें कठोर कदम उठाने होंगे। मैडम सचमुच बहुत कोमल हैं। शुनगक्सन प्रांगण। पश्चिमी विंग में आंटी विलो ने दरवाजा कसकर बंद कर दिया था। पहले उसने आंगन की स्थिति को खिड़की से झांकने की हिम्मत की थी, लेकिन सबसे बड़ी मिस की हरकतों को देखने के बाद उसने नाटक देखने की भी हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि अगर वह सावधान नहीं रही तो आग उसमें भी फैल जाएगी। आंगन में अपनी नानी और चाची को नौकरों द्वारा घसीटे जाने के बाद यान वेनबिन ने नाराजगी से भरी आंखों से दाओहुआ को देखा। संकल्प के दौरान दाओहुआ ने नौकरों की परवाह नहीं की और सब कुछ हो जाने के बाद ही उसने उसकी ओर उदासीनता से देखा। यान वेनबिन की नाराजगी भरी निगाहों को देखते हुए दाओहुआ ने पहले कुछ देर तक भावहीन रूप से पीछे देखा, फिर तिरस्कार पूर्वक उपहास किया और अपने लोगों को आंगन से बाहर ले गई। आज से शुनगक्सन कोर्टयार्ड को सील कर दें। किसी को भी आंटी लिन के घर के अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं है और किसी भी मुलाकात की अनुमति नहीं है। हालांकि यदि आंटी विलो बाहर आना चाहती हैं, तो उन्हें जाने की अनुमति दी जा सकती है। इसके साथ ही शु शिन ने तेजी से पश्चिम विंग की ओर देखा और फिर तुरंत अपनी आंखें फेर लीं। पश्चिमी विंग में आंटी विलो यह जानकर कांप उठी कि सबसे बड़ी मिस ने उन्हें अभी चेतावनी दी थी। वास्तव में वह चेतावनी के बिना भी लाइन में रहेंगी। आखिरकार मैडम ली जैसे दयालु स्वामी वास्तव में दुर्लभ हैं। मुख्य प्रांगण। मैडम ली देर दोपहर में उठी, यह जानते हुए कि वे इसे उससे छिपा नहीं सकते। पिंगटोंग और पिंगजियो ने शुनगक्सन कोर्टयार्ड में हुई हर बात की सूचना दी।
सुनने के बाद मैडम ली ने गहरी सांस ली। उसे फिर से अपनी आंखें खोलने से पहले खुद को संभालने में थोड़ा समय लगा। सबसे बड़ी बेटी कहाँ है? पिंक टोंग ने जवाब दिया, पिछले कुछ दिनों से ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बेटी मिस झो को मास्क बनाने में मदद कर रही है। अभी मिस झो कुछ देने के लिए आई थी। सबसे बड़ी बेटी को डाओहुआ मंडप में मिस झो से बात करनी चाहिए। मैडम, क्या आप चाहती हैं कि मैं सबसे बड़ी बेटी को यहाँ आने के लिए बुलाऊं? मैडम ली ने अपना सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं, उसे अपने मामलों में व्यस्त रहने दो। कुछ ही देर में आंगन से बधाइयों की आवाजें सुनाई देने लगीं। पिंग जियाओ ने खिड़की से बाहर झांका, फिर मुस्कुराते हुए मैडम ली की ओर देखा। यह सबसे बड़ी बेटी है, यह सबसे बड़ी बेटी होगी। आपके बीच माँ बेटी का संबंध है। जैसे ही आप जागे, उसे इसका एहसास हुआ और वह यहाँ है। इन शब्दों पर मैडम ली के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर उन्होंने दरवाजे का पर्दा खुला देखा और उनकी बेटी तेजी से अंदर चली गई। माँ, मैडम ली को जागते और बिस्तर पर बैठे देखकर दाओहुआ का चेहरा खुशी से चमक उठा और वह जल्दी से बिस्तर के पास पहुंची। माँ, आप जाग रही हैं। मैडम ली ने दाओहुआ का हाथ पकड़ लिया और अपनी बेटी की आंखों में थकान देखकर उसे परेशानी और अपराधबोध महसूस हुआ। माँ ने गलत किया है, ऐसे समय में बीमार पड़ना और घर के सभी मामलों का बोझ अपने कमजोर कंधों पर डालना। क्या आप इन दिनों थक गई हैं? उस पर उसकी नजर तेज हो गई। इससे निपटना लिन परिवार का मुद्दा होना चाहिए था, न कि उनकी बेटी को उनके सामने खड़े होकर इसे अपने हाथ में लेना चाहिए था। दाओहुआ असहमत होकर बिस्तर के किनारे बैठ गई। माँ, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। आप एक माँ के प्यार और चिंतित दिल से बीमार हो गईं। ऐसी चीजें किसी के नियंत्रण से परे हैं। एक बेटी के रूप में माँ की चिंताओं को साझा करना मेरा कर्तव्य है। मुझे थकान महसूस नहीं होती है। मुख्य बात यह है कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। मैडम ली ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, माँ निश्चित रूप से जल्द ठीक हो जाएंगी। वह पूछने से पहले एक पल के लिए रुकी। मैंने सुना है कि आपके पास शुंगक्सन कोर्टयार्ड की सुरक्षा के लिए 2 बूढ़ी नौकरानियां थीं। दाओहुआ ने ठंडे स्वर में सिर हिलाया। अगर आंटी लियू अभी भी वहां नहीं रह रही होती, तो मैं आंटी लिन को ऊपर नीचे कूदने और पूरे निवास की शांति को भंग करने से रोकने के लिए सीधे शुंगक्सन कोर्टयार्ड को बंद करना चाहता। मैडम ली ने दाओहुआ के माथे पर थपथपाया और अपना सिर हिलाते हुए कहा, आप अपने कार्यों में बहुत लापरवाह हैं। मुझे बताओ, यदि आप नौकरानियों को शुंगक्सन आंगन के दरवाजे की रखवाली करने देंगे, तो आपके पिता कैसे प्रवेश करेंगे? दाओहुआ की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। चाची लिन और उनके परिवार ने आपको और मेरे 2 भाइयों को श्राप देने में उनका साथ दिया। अगर पिता अभी भी चाची लिन को देखना चाहते हैं, तो वह अब से अपनी रखैलों के साथ ही रह सकते हैं। यह देखकर कि उनकी बेटी उनकी बात समझ नहीं पाई है, मैडम ली अचंभित रह गईं। उन्होंने इसे कई बार कहने की कोशिश की, लेकिन केवल अस्पष्ट रूप से ही कह पाए, आपके पिता ने आंटी लिन को कैद कर रखा है, वह अपने आदेश के खिलाफ नहीं जाएंगे। माँ का मतलब यह है कि अब जब मैं बीमार हूँ, तो आपके पिता को अभी भी रात में सोने के लिए कहीं न कहीं चाहिए, है ना? दाओहुआ कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर समझदारी की झलक दिखी और फिर उसने उपहास करते हुए कहा, तो फिर उसे अध्ययन कक्ष में सोने दो। वह लगभग 40 का है, वह उन सुखों के बिना नहीं मरेगा। उस टिप्पणी पर मैडम ली और पिंक टोंग और उनके पीछे पिंक जियो दोनों सदमे में रह गए। काफी देर के बाद मैडम ली को होश आया और फिर दाओहुआ के माथे पर हाथ फेरा। तुम अभी भी एक जवान लड़की हो, यह कैसी बात है? दाओहुआ ने मैडम ली पर आरोप लगाते हुए जल्दी से अपना माथा ढांक लिया। मैडम ली और अधिक कहना चाहती थी, लेकिन अपनी बेटी को दयनीय अभिव्यक्ति के साथ अपना माथा रगड़ते हुए देखकर उन्होंने अपने शब्दों को वापस निगल लिया और उग्रता से कहा, एक बार मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं खुद आपके आंगन में जाऊंगी और आपके अध्ययन कक्ष से उन कहानियों की किताबों को ले जाऊंगी। दाओहुआ जवाब देना चाहता था, लेकिन मैडम ली के चेहरे पर भाव देखकर कि अगर बोलने की हिम्मत हुई तो वह कार्रवाई करेगी, दाओहुआ ने समझदारी से अपना मुंह बंद कर लिया। आगे बढ़ो और उन्हें ले लो। वैसे भी उसने वो सब पढ़ लिया था, वह बाद में बस नहीं खरीद लेगी।
उसके पास इच्छाधारी बनने के लिए पैसे थे। दाओहुआ ने मैडम ली की ओर देखा, यह देखते हुए कि उनके व्याख्यान के बाद उनकी आत्माएं उत्साहित लग रही थीं और वह अब पहले की तरह कमजोर नहीं दिख रही थीं। विचार करने के बाद उसने समझाया, माँ, मैंने मुख्य रूप से घर की स्थिरता के लिए शुंगक्सन आंगन की रक्षा की। अब जब आप और दादी बीमार हैं और पिता को अपने आधिकारिक कर्तव्यों में भाग लेना है, तो वह आंतरिक आंगन के मामलों से निपट नहीं सकते हैं। आंटी लिन इस समय परेशानी पैदा कर रही हैं और कुछ नहीं बल्कि अपना असली रंग दिखा रही हैं। अगर मैंने उसे दृढ़ता से नहीं दबाया, तो कौन जानता है कि वह और क्या कर सकती है। जहां तक रेन और अन्य लोगों की बात है, यह केवल इसलिए है क्योंकि मेरे सबसे बड़े भाई जिंगयुन प्रांत में फंसे हुए हैं, इसलिए वे बेवफाई की धारणा का मनोरंजन करने का साहस करते हैं। अगर ऐसा है तो ऐसे लोगों का क्या उपयोग है। मुझे पता है कि आप महसूस कर सकते हैं कि मामलों को संभालने का मेरा तरीका बहुत कठोर है, लेकिन एक बार बेवफा होने के बाद दूसरी बार भी ऐसा हो सकता है। इस बार उन्हें कड़ी सजा देकर, उन्हें कुछ चेहरा बचाकर, शायद वे अपने तरीके में सुधार करना चुनेंगे, लेकिन यह भी संभव है कि उनके मन में नाराजगी हो। इसलिए भविष्य की शांति और सहजता के लिए मुझे निश्चित रूप से पालने में सभी संभावित खतरों को नष्ट करना होगा, जिससे उन्हें मेरे खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का कोई मौका न मिले। अगर वह ऐसा करने जा रही थी, तो उसे इसे पूरी तरह से करना होगा। वह किसी को कम नहीं आंकेगी। नौकरों के पास भले ही अधिक अधिकार न हो, लेकिन इससे परेशानी पैदा करने की उनकी क्षमता में कोई बाधा नहीं आती। अपनी बेटी की आंखों की तेज रोशनी और उसके दृढ़ स्वर को देखकर मैडम ली आश्चर्यचकित रह गईं। अनजाने में उसकी बेटी अकेले जिम्मेदारियां उठाने में सक्षम हो गई थी। संकट के समय में वह स्वयं मैडम ली से भी अधिक निर्णायक थीं। दाओहुआ ने मैडम ली की अभिव्यक्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया और जारी रखा, जब मैडम झो एन जिंग बटलर को निर्देश दे रही थी, तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो मुझे लगता है कि बहुत सही है। स्वामी के रूप में हम अपने नौकरों के प्रति दयालु हो सकते हैं, लेकिन हमें अपना अधिकार कभी नहीं खोना चाहिए या उन्हें अपमानजनक नहीं होने देना चाहिए। यह उथल पुथल, चाहे बड़ी हो या छोटी, कुछ ही दिनों में पूरी संपत्ति में हलचल पैदा कर गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अतीत में बहुत उदार रहे हैं। यह उनके लिए सही काम करता है, जो इसमें शामिल होने के लिए दुर्भाग्यशाली हैं। वे बंदरों को चेतावनी देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुर्गियां बन गए हैं। इस अवसर का उपयोग करते हुए हमारे लिए संपत्ति के नियमों को नए सिरे से स्थापित करना बिल्कुल सही है। जैसे ही उसने बात की, दाओहुआ ने मैडम ली का हाथ खींच लिया। माँ, अब जब संपत्ति शांत हो गई है, तो मैंने फैंगडैम को द्वार पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है और सिस्टर पिंकटोंग और सिस्टर पिंकजियो को संपत्ति के मामलों पर अधिक ध्यान देने का निर्देश दिया है। मैं सोच रहा हूँ, कुछ दिनों में मैं अपने भाइयों को वापस लाने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिंगयुन प्रांत जाना चाहता हूँ। यह सुनकर मैडम ली तुरंत सीधी बैठ गईं और दाओहुआ का हाथ कसकर पकड़ लिया और उत्तेजित होकर बोली, कोई रास्ता नहीं, तुम्हारे 3 भाई पहले से ही वहां फंसे हुए हैं और तुम भी जाना चाहते हो। अब तुम ही मेरे साथ बचे हो। अगर तुम्हें भी कुछ हो गया, तो मैं कैसे जी पाऊंगा। अत्यधिक उत्तेजित होने के कारण मैडम ली जोर जोर से खांसने भी लगी। यह देखकर दाओहुआ जल्दी से उठ खड़ा हुआ और मैडम ली की पीठ थपथपाते हुए उसे सांत्वना देते हुए बोला, माँ, उत्तेजित मत हो, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैडम ली कुछ भी सुनने के मूड में थी। चाहे आप अपनी बातों को कितना भी उलझा लें, माँ आपको जाने देने के लिए सहमत नहीं होंगी। बस इस विचार को छोड़ दें। दाओहुआ ने असहाय महसूस किया, लेकिन मेरे बड़े भाई जिंगयुन प्रांत में हैं। उसने मैडम ली के कंधों को गले लगाते हुए कहा, माँ, आपकी बेटी मौत से डरती है और अपने जीवन के साथ मजाक नहीं करेगी। मैडम ली धीरे धीरे शांत हो गईं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर इनकार का भाव बना रहा। कोई विकल्प न रह जाने पर दाओहुआ ने धीरे से कहा, माँ, आप जानती हैं कि मैं वर्षों से मेडिकल किताबें पढ़ रही हूँ। मैडम ली ने चिढ़कर उत्तर दिया, तुम सिर्फ नौसिखिया हो, इसे दोबारा मत लाओ। दाओहुआ चुप हो गई। ठीक है, चलिए उस बारे में बात नहीं करते हैं।
माँ, जियो येयांग भी जिंगयुन प्रांत में है। अगर मैं वहां जाती हूँ और अगर वहां प्लेग वास्तव में बेकाबू है, तो उसके साथ मेरे रिश्ते के साथ, भले ही इसके लिए दृढ़ता की आवश्यकता हो, मैं उसे तब तक थका सकती हूँ जब तक वह तीनों भाइयों को अपने साथ बाहर लाने के लिए सहमत न हो जाए। इन शब्दों पर मैडम ली का संकल्प डगमगाने लगा। उसके बेटे और बेटियां सभी उसके लिए प्रिय थे और उन पर आने वाली कोई भी मुसीबत उसके पतन का कारण बनती, लेकिन अगर उसकी बेटी वास्तव में अपने बेटों को बचा सकती है, तो क्या उसे उसे जोखिम लेने देना चाहिए? मैडम ली अंदर से डगमगा गईं, और यह देखकर कि दाओहुआ लगातार मनाना चाहती थी, उन्होंने हार नहीं मानते हुए दाओहुआ को दूर धकेल दिया और बहुत कायरतापूर्वक बड़ी महिला को जिम्मेदारी सौंप दी। तुम जाकर अपनी दादी से पूछो। अगर वह सहमत हो तो आकर मुझसे इस बारे में बात करना। यह सुनने के बाद दाओहुआ क्षण भर के लिए रुकी, फिर सिर हिलाया। ठीक है, मैं अब जाकर दादी से बात करूंगी, ये सोचते हुए कि किसी भी तरह अगर उसे जिंगयुन प्रांत जाना है तो उसे अपनी दादी और अपनी माँ दोनों को जीतना होगा। दाओहुआ को जाते हुए देखकर मैडम ली को थोड़ा दोषी महसूस हुआ और उसने पिंक टोंग और पिंक जियो की ओर रुख किया। क्या मैं बहुत ज्यादा अविवाहित हूँ? जब भी कोई समस्या होती है, तो मैं उसे बूढ़ी औरत को खोजने के लिए भेजती हूँ। पिंक जियो को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे प्रतिक्रिया दे और उसने पिंक टोंग की ओर देखा। पिंक टोंग ने एक पल के लिए सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़ी औरत यान परिवार की स्थिर सुई है। मैडम, आपके लिए उससे सलाह लेना उचित है। मैडम ली ने सिर हिलाया, जैसे कि उन्हें खुद को सांत्वना देने का कोई कारण मिल गया हो। हाँ, आप सही हैं। बुढ़िया ने मेरे चावल से ज्यादा नमक खाया है। उसकी सलाह लेना निश्चित रूप से मेरी तुलना में अधिक गहन है। सोंघे आंगन। जैसे ही दाओहुआ ने बोलना शुरू किया, बूढ़ी मैडम यान ने उसे कमरे से बाहर भेज दिया। कोई अन्य विकल्प न होने पर दाओहुआ परिश्रम पूर्वक कारण बताते हुए खिड़की के बाहर खड़ा रहा। काफी देर तक बात करने के बाद जब उसे पता चला कि वो तीनों भाइयों को शहर से बाहर कैसे ले जा सकती है, तब बूढ़ी मैडम यान नर्म पड़ने लगी। तुम जाकर अपनी माँ से पूछो, तुम उनकी बेटी हो। अगर वह तुम्हारे जाने के लिए राजी हो जाए, तो तुम आकर इस बुढ़िया से पूछ सकते हो। यह सुनकर दाओहुआ ने भौहें उठाई, उसकी आंखें घूम गईं, चालाकी का संकेत झलक रहा था। दादी, बस रुको, मैं अभी माँ से पूछती हूँ। वह निश्चित रूप से सहमत होगी। आंगन से बाहर निकलने के बाद बूढ़ी मैडम यान ने अपराधबोध से नस सन की ओर रुख किया। क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? वे कहते हैं कि हथेली और हाथ का पिछला हिस्सा दोनों मांस हैं। मैडम ली के लिए निर्णय लेना बहुत कठिन है। नस सन एक पल के लिए झिझकी और फिर बोली, बूढ़ी औरत, एक माँ अपनी बेटी को सबसे अच्छी तरह जानती है। मैडम निश्चित रूप से उसके स्वभाव को ध्यान में रखेंगी और उसकी राय पर उचित विचार करेंगी। बुढ़िया ने सिर हिलाया और आह भरी, यह किस तरह की स्थिति है? बुद्ध यान परिवार के वंशजों को शांति और सुरक्षा में बड़े होने का आशीर्वाद दें। दाओहुआ अपने दिल में जानती थी कि बूढ़ी महिला और मैडम ली ने इस मुद्दे को एक दूसरे पर थोपने का कारण सिर्फ इसलिए था क्योंकि वे उसे जोखिम लेने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और साथ ही वे यान वेंशियो और अन्य दो के बारे में चिंतित थे जो जिंगयुन प्रांत में फंसे हुए थे। यदि कोई सटीक समाधान होता, तो उनमें से कोई भी जिम्मेदारी से नहीं बचता। चूंकि वे दोनों अपना मन नहीं बना सके, इसलिए वो उनके लिए निर्णय लेगी। इसका एहसास होने पर दाओहुआ मुख्य प्रांगण में गया और मैडम ली को बताया कि बुढ़िया उसे जिंगयुन प्रांत में जाने देने के लिए सहमत हो गई है। क्या बुढ़िया तुम्हें जाने देने पर सहमत हो गई? मैडम ली ने अविश्वास से भरे चेहरे के साथ दाओहुआ की ओर देखा। दाओहुआ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, माँ, मुझे बुढ़िया ने पाला है और वह जानती है कि मैं अपने जीवन को कितना महत्व देता हूँ। जिंगयुन प्रांत में एक बार मैं निश्चित रूप से लापरवाही से इधर उधर नहीं भागूंगा। इसके अलावा मैं चिकित्सा सिद्धांतों को समझता हूँ और बहुत सारे मुखौटे बनाए हैं। उचित सुरक्षा और सावधानी के साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैडम ली अब भी झिझक रही थी लेकिन अब पहले की तरह विरोध में नहीं थी।
यह देखकर दाहुआ ने मैडम ली को जिंगयुन प्रांत जाने के लिए मौखिक रूप से सहमति देने का इरादा नहीं किया, बल्कि सीधे कहा, फिर माँ, मैं अब तैयारी शुरू कर दूंगा। मैडम ली ने अपना हाथ बढ़ाया, उसे रोकना चाहा, लेकिन अंत में उसने अपना हाथ कमजोर होकर गिरने दिया। हो सकता है कि बेटी वहां जाकर बहुत कुछ करने में सक्षम न हो, लेकिन अगर अगर विंशयू और अन्य लोगों को वास्तव में कुछ हुआ, तो कम से कम वो उनके शव वापस ला सकती थी, ताकि उन्हें किसी विदेशी भूमि में नहीं छोड़ा जाएगा। मुख्य प्रांगण से निकलने के बाद दाओहुआ तेजी से सोंगे प्रांगण में पहुंचा और बुढ़िया को वही संदेश दिया। सुनने के बाद बुढ़िया बहुत देर तक चुप रही। उसने दाओहुआ को चुपचाप देखा और अंत में अपनी आंखें बंद कर ली। अगर तुम्हारी माँ सहमत है, तो आगे बढ़ो। लेकिन अचानक बुढ़िया ने अपनी आंखें खोली और दाओहुआ का हाथ इतनी कसकर पकड़ लिया कि उसे चोट लग गई। बुढ़िया की चिंता और अशांति को महसूस करते हुए दाओहुआ चिल्लाया नहीं, बल्कि चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। बुढ़िया ने कहा, तुम्हारी माँ और मैं घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अगर तुम्हारे भाइयों को कुछ हो जाता है, तो तुम्हें अपनी रक्षा करनी होगी। भले ही तुम उन्हें वापस नहीं ला सकते, लेकिन तुम्हें खुद ही लौट आना होगा। दाओहुआ ने बुढ़िया को गले लगाया, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। दादी, चिंता मत करो, मेरे पास अब बहुत सारी संपत्तियां और दुकानें हैं। जब मैं लौटूंगा तो उन्हें संभालना होगा। इसके साथ ही उसने बुढ़िया की पीठ थपथपाई। मैं तीनों भाइयों को निश्चित रूप से वापस लाऊंगा। बूढ़ी महिला और मैडम ली को समझाने के बाद दाओहुआ ने अपनी तैयारी तेज कर दी। यान झिगाओ को इस बारे में दाओहुआ के जाने से एक दिन पहले ही पता चला। अपनी बड़ी बेटी को खाने की मेज पर शांति से खाना खाते हुए देखकर यान झिगाओ का दिल मिश्रित भावनाओं से भर गया। वो उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए शब्द नहीं मिले। उनका सबसे बड़ा बेटा वही था जिससे उन्हें बड़ी उम्मीदें थीं। अगर जरा सा भी मौका मिले तो वह उसे छुड़ाना चाहेगा, लेकिन अगर इसका मतलब उस मौके के बदले अपनी सबसे बड़ी बेटी की सुरक्षा का सौदा करना था, तो वह झिझक रहे थे। अपने सौतेले पिता की आंखों में चिंता देखकर दाओहुआ की आंखें चमक उठी और उसने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, निश्चिंत रहें, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी और तीनों भाइयों को वापस ले आऊंगी। जहां तक घर की बात है, यान झिगाओ ने कहा, लिन परिवार को दंडित करने के बाद मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगा। वह जानता था कि उसकी बड़ी बेटी किस बात को लेकर चिंतित है। हाँ, उन्हें लिन परिवार और उनके बच्चों के प्रति एक निश्चित लगाव था, लेकिन यह स्नेह उनके वैध बच्चों और उनकी पत्नी के प्रति उनके सम्मान से अधिक नहीं था, और न ही उन्होंने कभी सोचा था कि लिन परिवार के बच्चे उनकी अपनी वैध संतानों से आगे निकल जाएं। दाओहुआ मंद मंद मुस्कुराया, मुझे पिता पर भरोसा है। यान झिगाओ ने दाओहुआ की ओर गहराई से देखा, मुझे भी आप पर भरोसा है, और मुझे विश्वास है कि आप और आपके तीन भाई एक साथ घर आएंगे। इतना कहकर उसने अपना सिर खाने में छिपा लिया और चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, सही है, जिंगझू शहर में उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल वाले कई डॉक्टर हैं। कल सुबह आपके जाने से पहले मैं एक यात्रा करूंगा और उन्हें आपके साथ रखने की पूरी कोशिश करूंगा। यह सुनकर दाओहुआ का चेहरा खुशी से चमक उठा, धन्यवाद पिता। डॉक्टरों के साथ रहने से उसे भी आराम मिलेगा। जहाज झोऊ परिवार से उधार लिया गया था, इस बार दाओहुआ और भी अधिक औषधीय जड़ी बूटियां और आपूर्तियां लाया। यान झिगाओ के प्रयासों से 5 डॉक्टर उनके साथ जाने को तैयार थे। झोऊ परिवार ने कुछ नौकरों को भी भेजा। इस प्रकार लोगों का एक समूह जिंगयुन प्रांत की ओर रवाना हुआ। गोदी पर प्रस्थान करते हुए जहाज को देखकर झोऊ जिंगवान का चेहरा चिंता से भरा था, और काफी देर तक देखने के बाद वह बड़बड़ाई, अंत में, मैं दाओहुआ जितनी बहादुर नहीं हूँ। जब उसकी नौकरानी ने यह सुना, तो उसने तुरंत कहा, मिस, यह आपके दादा और मैडम थे जिन्होंने आपको जाने नहीं दिया। झोऊ जिंगयाओ ने अपना सिर हिलाया, कुछ झूठ दूसरों को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुद को नहीं। नहीं, मैं मन ही मन डरा हुआ हूँ। मुझे प्लेग की चपेट में आने का डर है, मरने का डर है।
अन्यथा भले ही दादाजी और मेरे माता पिता ने आपत्ति की हो, मैं दाओहुआ के साथ चला गया होता। नौकरानी, मिस, क्या मिस यान ने नहीं कहा था कि आप खुद गए बिना भी उनकी मदद कर सकती हैं? झोऊ जिंगवान की आंखें चमक उठी। सही है, दाओहुआ सही है। जिंगयुन प्रांत को औषधीय जड़ी बूटियों की जरूरत है। चलो अब वापस जाएं, औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए बटलर को ढूंढें और फिर उन्हें मेरे भाई और दाओहुआ को भेजें। सिंगयुन प्रांत की गोदी। लू शुओ गिरे हुए पीड़ितों से निपट रहा था जब उसने एक जहाज को आते देखा और तुरंत किसी को उसे रोकने के लिए कहा। जल्दी करो और चले जाओ, प्लेग के प्रकोप के कारण तुम यहाँ नहीं पहुँच सकते। अप्रत्याशित रूप से जहाज हमेशा की तरह मुड़कर नहीं चला, बल्कि धीरे धीरे पास आता रहा। यह देखकर लू शुओ के चेहरे पर गुस्सा दिखा। धिक्कार है, हम पहले से ही काफी व्यस्त हैं और अब आप परेशानी पैदा कर रहे हैं। इसके साथ ही वो गुस्से से आग बबूला हो उठा। देख पर नकाब पहने हुए दाओहुआ ने बंदरगाह के चारों ओर ढहे हुए पीड़ितों को देखा। उसकी भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। उनके साथ आए कई डॉक्टरों के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। उनमें से सबसे बड़े डॉक्टर झाओ ने कहा, मिस यान, मैं बाद में आपके साथ शहर में नहीं आऊंगा। मैंने कुछ पीड़ितों को शहर की दीवार के बाहर अभी भी जीवित देखा है, मैं उनका इलाज करने के लिए रुकूंगा। जैसे ही वह बोला, दो अन्य डॉक्टर आगे बढ़े, हम भी पीछे रहेंगे। ये लोग न केवल जिंगझोऊ के गवर्नर यान का सम्मान करने आए थे, बल्कि वास्तव में प्लेग के पीड़ितों के लिए कुछ करने की इच्छा भी रखते थे। भले ही वे अंत में केवल एक ही जान बचा सके, तो यह अच्छा होगा। दाओहुआ ने तीनों डॉक्टरों को प्रणाम किया। आप डॉक्टरों का उच्च गुण सराहनीय है। मैं बाद में सभी के उपयोग के लिए कुछ औषधीय जड़ी बूटियां छोड़ दूंगा। इसके अलावा मैंने कुछ औषधीय पाउडर तैयार किया है जिसे पानी में घोलकर उन क्षेत्रों में छिड़का जा सकता है जहां पीड़ित इकट्ठा होते हैं। इसका कीटाणुनाशक प्रभाव हो सकता है, इसलिए कृपया इसे आप जैसा उचित समझें, उपयोग करें। डॉक्टर झाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। जहाज पर बिताए दिनों के दौरान उन्होंने यान परिवार की इस युवा महिला के साथ कई बार बातचीत की थी। उसके शब्दों से यह स्पष्ट था कि वह वास्तव में चिकित्सा को समझती थी। इसके अलावा प्लेग को रोकने के उनके तरीके बहुत प्रभावी थे। उदाहरण के लिए, वे मुखौटे जो वे अभी पहन रहे थे, उन्होंने उन्हें बेहद व्यावहारिक पाया। इसलिए उसने उसके सुझावों को सिर्फ इसलिए कम नहीं आंका क्योंकि वह छोटी थी। इस समय जहाज गोदी पर आ चुका था। लू शुओ, जो आ गया था, शापों की झड़ी लगाने के लिए तैयार था। वे सभी मनुष्य थे, उसके सैनिक प्लेग से निपटने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। वे पहले से ही अपनी भावनात्मक सीमा तक पहुंच चुके थे। अब जब लोग अराजकता फैलाने के लिए आ रहे थे, तो यह उनके स्वभाव का प्रमाण था कि उन्होंने आगमन पर तुरंत हिंसा नहीं की थी। हालांकि जब उन्होंने लोगों के समूह को जहाज से उतरते देखा, सभी ने मुखौटे पहने हुए थे, तो उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। वह इसकी मदद नहीं कर सका, उसने अब भी एक पहना हुआ था। यह कुछ ऐसा था जिसे लिटिल प्रिंस ने व्यक्तिगत रूप से उसे यह कहते हुए दिया था कि यह प्लेग के संक्रमण को रोकने में मदद कर सकता है। उसकी लगभग यही इच्छा थी कि वह भोजन करते समय भी इसे चालू रख सके। उतरने के बाद दाओहुआ ने चारों ओर देखा और अंततः उसकी नजर लू शुओ पर टिकी। कोई और वजह नहीं बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों में सिर्फ उन्होंने ही मास्क पहना हुआ था। जनरल, मेरे पिता जिंगझोऊ के प्रीफेक्चुरल गवर्नर हैं। जिंगयुन प्रीफेक्चर में प्लेग के बारे में सुनकर वो बहुत चिंतित हैं और उन्होंने विशेष रूप से हमें सहायता के लिए भेजा है, उसने कहा। दाओहुआ और उसके दल को लू शुओ द्वारा व्यक्तिगत रूप से जिंगयुन प्रीफेक्चर सिटी में ले जाया गया। अब जबकि शहर के द्वार केवल प्रवेश के लिए खुले थे, निकास के लिए नहीं, द्वारों को फिर से बंद होता देख लू शुओ ने गहरी सांस ली। वे कहते हैं कि प्रतिकूलता सच्ची मित्रता को प्रकट करती है, और वास्तव में यह सच है। जबकि शहर के भीतर कुलीन परिवारों के कई वंशज फंसे हुए थे, केवल 2 परिवारों के सदस्य ऐसे थे जो व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने आए थे। एक था डोंग परिवार और दूसरा था यान परिवार।
बाकी लोगों ने लगभग सभी नौकरों को इधर उधर देखने के लिए भेज दिया था। शहर के गेट के पास औषधीय सामग्रियों की कई गाड़ियां और मुखौटों के कुछ बड़े बैगों को देखकर लू शुओ की अभिव्यक्ति थोड़ी शांत हो गई। फिर वह अपने अधीनस्थों के साथ वहां गया, मास्क के 2 बैग लिए और उन्हें सैनिकों को वितरित करने के लिए तैयार किया। चाहे वे उपयोगी हो या ना हो, उन्हें पहनने से कम मानसिक शांति तो मिलेगी। सिंगांगन, वह निवास जहां जियो येयांग और अन्य लोग रह रहे थे। आपने क्या कहा? दाहुआ आ रहा है। जियो येयांग ने उस सैनिक की ओर देखा जो सबसे पहले रिपोर्ट करने आया था। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा था, जो सदमे के बाद खुशी में बदल गया, लेकिन एक पल में इसकी जगह गहरी चिंता ने ले ली। यह लड़की, वो इस समय क्यों आई? क्या वह नहीं जानती कि अब यहाँ खतरनाक है? और जनरल लू शुओ, उसने उसे शहर में प्रवेश क्यों करने दिया? संक्रमण से बचने के लिए सिपाही जवाब देने के लिए मुख्य द्वार के बाहर खड़ा हो गया। सैनिक ने जियो येयांग पर नजर डाली और धीमी आवाज में बुदबुदाया, पहले तो जनरल अनिच्छुक था, लेकिन बाद में मिस यान ने आपका जेड पेंडेंट, लिटिल प्रिंस, निकाल लिया और उसके बाद ही उसे प्रवेश करने की अनुमति दी गई। जियो येयांग, नो माउथ फेस डेडपैन फेस। उन्होंने दाओहुआ को समर्थन के रूप में जेड पेंडेंट दिया था, लेकिन उसने ऐसी स्थितियों में इसका उपयोग करना बंद कर दिया। सैनिक, लिटिल प्रिंस, मिस यान जल्द ही आने वाली हैं। वो बहुत सारी औषधीय सामग्री और वो 2 चिकित्सक लेकर आई हैं। मुझे अभी भी शहर के गेट की रक्षा करने की जरूरत है, इसलिए मैं अब छुट्टी ले लूंगा। जियो येयांग ने सिर हिलाया। सैनिक के जाने के कुछ देर बाद दाओहुआ और उसका समूह आ गया। दूर से दाओहुआ ने जियो येयांग को देखा और देखा कि उसका रंग अच्छा नहीं लग रहा था, जिससे वह चिंता से भर गई। आप यहाँ आकर क्या कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि इस जगह को पहले ही सील कर दिया गया है? जैसे ही दाओहुआ पहुंचे, जियो येयांग ने अस्वीकृति के साथ बात की। तुम ठीक हो। दाओहुआ को उनके साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और इसके बजाय उन्होंने सीधे उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की। जियो येयांग की अभिव्यक्ति बदल गई। मेरे साथ क्या हो सकता है? यह सिर्फ इतना है कि मैंने पिछले कुछ दिनों से आराम नहीं किया है। उसके पीछे डी फू ने चिंतित आंखों से अपने मालिक की ओर देखा, जल्दी से दाओहुआ की ओर देखा, और फिर जब उसने उसकी ओर देखा तो चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। अपने दिल में एक अनुमान के साथ दाओहुआ ने अपने होंठ भींचे और ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैं पहले ही यहाँ आ चुकी हूँ, और आप चाहते हैं कि मैं दरवाजे के बाहर खड़ा रहूं। जियो येयांग ने कोई जवाब नहीं दिया। एक पल की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, आप अभी आए हैं, मैं किसी को आपको बाहर भेजने के लिए कहूंगा। इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त कर पाता, दाओहुआ सीधे गेट में दाखिल हुआ, जियो येयांग के पास से गुजरा और आवास के अंदर चला गया। यहाँ पहुंचना आसान नहीं था, अब मैं कैसे निकल सकता हूँ? जैसे ही उसने यह कहा, वह रुकी और जियो येयांग की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मैं पहले यह देखने जा रही हूँ कि मेरे भाई क्या कर रहे हैं। आप पिछले कुछ दिनों से ठीक से आराम नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा आराम करें। मैं बाद में आपसे मिलने आऊंगी। फिर उसकी नजर डी फू पर गई। डी फू, यदि आप कृपया मुझे रास्ता दिखाने के लिए किसी को नियुक्त कर सकते हैं, और उसने अपने साथ लाए लोगों और औषधीय सामग्रियों की ओर इशारा किया, हमें बसाने में मदद करने के लिए एक आंगन ढूंढें। हम शायद कुछ समय के लिए यहाँ रुकेंगे। डी फू ने तुरंत सिर हिलाया। मिस, निश्चिंत रहें, मैं तुरंत इसकी व्यवस्था करूंगा। दाओहुआ मुस्कुराया, धन्यवाद। वह आंगन जहां यान भाई ठहरे थे। इन दिनों यान वेनकाई की हालत बिगड़ती जा रही थी और अब वह कोमा में चले गए थे। यान वेनशियू और यान वेनताओ लगातार यान वेनकाई के कमरे में थे। उनका मूड असाधारण रूप से भारी था। यह सुनकर कि दाओहुआ आ गया है, दोनों ने एक ही बार में रंग बदल लिया। दादी दाओहुआ को अपने पास क्यों आने देंगी? माँ दाओहुआ को आने देने के लिए कैसे सहमत हो सकती थीं? वे दोनों अविश्वसनीय थे, और एक पल के बाद उन्होंने कारण का अनुमान लगाया। दोनों को आत्मग्लानि महसूस हुई। यह हमारी वजह से होना चाहिए। यदि हम तीनों न होते,
तो परिवार कभी भी दाओहुआ को आकर जोखिम उठाने की अनुमति नहीं देता। यान वेनशियू और यान वेनताओ तेजी से आंगन से बाहर चले गए, और जैसे ही वे गेट से बाहर निकले, उन्होंने दाओहुआ को आते देखा। दाओहुआ दौड़कर उनके पास पहुंची और सबसे पहले अपने दोनों भाइयों के रंग रूप की जांच की। यह देखकर कि थके हुए दिखने के बावजूद उनमें अभी भी कुछ रंग था, उसने राहत की सांस ली। खुशियों की परवाह किए बिना उसने तुरंत पूछा, सबसे बड़ा भाई, तीसरा भाई, चौथा भाई कहाँ है? यान वेनशियू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह अच्छा है कि आप यहाँ हैं। अपने चौथे भाई से मिलने जाओ। यह सुनकर दाओहुआ का दिल डूब गया। वह ज्यादा कुछ नहीं बोली और सीधे आंगन में चली गई और चलते चलते बोली, सबसे बड़े भाई, तीसरे भाई, मुझे चौथे भाई की स्थिति के बारे में बताओ। यान वेनताओ ने जल्दी से कहा, पहले यह दस्त था, और फिर उल्टी और दस्त हो गया। जब वे बात कर रहे थे, वे यान वेनकाई के कमरे के बाहर पहुंचे। सबसे बड़े भाई, तीसरे भाई, तुम बाहर रहो। मैं अंदर जाऊंगा और उसे देखूंगा। यार, तुम किसी को पानी उबालने दो और फिर इस आंगन को कीटाणु रहित करो। ऐसा कहने के बाद दाओहुआ अन्य लोगों के प्रतिक्रिया देने से पहले यान वेनकाई के कमरे में प्रवेश कर गया। यान वेनशियू को उसे रोकने में बहुत देर हो गई। बड़ी बहन, जल्दी बाहर आओ। इंपीरियल फिजिशियन ने कहा है कि ज्यादा करीब मत जाओ, संक्रमण से सावधान रहो। यान वेनशियू ने उत्सुकता से कहा। वांग म्यानमेन ने तुरंत जवाब दिया, सबसे बड़े मास्टर, तीसरे मास्टर, चिंता न करें। महिला चिकित्सा में कुशल है और जानती है कि वह क्या कर रही है। इतना कहकर वो गुयू और लिक्सिया को पानी उबालने के लिए अपने साथ ले गई। कमरे के अंदर दाओहुआ ने यान वेनकाई की स्थिति की जांच की और यान वेनताओ ने पहले जो वर्णन किया था, उसे मिलाकर उसने स्थिति को मोटे तौर पर समझा। अपने पिछले जीवन में उसने महामारी के इलाज के लिए कई नुस्खे देखे थे। पहले, चूंकि वह बारीकियों को नहीं जानती थी, इसलिए वह दवा का उपयोग करने में झिझकती थी। अब जब उसके पास कुछ विचार था, तो वह उचित रूप से निर्धारित करने पर विचार कर सकती थी। उसके बाद दाओहुआ और अन्य लोग व्यस्त हो गए। वे क्या कर रहे हैं? वांग म्यानमेन को आंगन के चारों ओर कई नौकरों को ले जाते हुए हर जगह कीटाणु रहित करते हुए देखकर बाकी सभी लोग हैरान थे। उन्होंने कहा कि यह कीटाणु शोधन है, संभवतः इसका मतलब महामारी के प्रसार को रोकना है। क्या यह काम करता है? ऐसा होना चाहिए। क्या आपने नहीं देखा कि पुराने इंपीरियल चिकित्सक जू ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई है? पहले आवास में केवल कुछ ही लोग संक्रमित थे, लेकिन अब लोग हर दिन बीमार पड़ रहे हैं। अगर यह वास्तव में प्रसार को रोक सकता है, तो यह वास्तव में बहुत अच्छी बात होगी। यान वेनकाई की दवा तैयार करने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसने इसे पी लिया है, दाओहुआ डेफू को खोजने गया। डेफू, मिस यान, क्या आप कुछ निर्देश देना चाहेंगी? दाओहुआ ने सीधा कहा, क्या जियो येयांग भी बीमार है? डेफू कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर सिर हिलाया। दाओहुआ, तो वह आराम क्यों नहीं कर रहा है? मैंने अभी अभी उसे हर जगह दौड़ते हुए देखा है। डेफू के चेहरे पर कड़वाहट दिख रही थी। मास्टर को चलते रहना होगा। अभी, न केवल निवास में, बल्कि पूरा जिंगयुन प्रीफेक्चर शहर लगभग पतन के कगार पर है। कई लोगों के लिए स्वामी जीवित रहने की आशा है। यदि स्वामी गिर जाता है, तो निश्चित रूप से शहर में अराजकता फैल जाएगी। राज्यपाल ने हमारी रक्षा के लिए सैनिकों को भेजा है, लेकिन वे कुछ लोग आपदा के हताश पीड़ितों को रोक नहीं सकते। दाओहुआ ने भौहें चढ़ाईं, तो वह बस खुद को आगे बढ़ा रहा है। डेफू, कोई अन्य विकल्प नहीं है। दाओहुआ ने अपना माथा रगड़ा और थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। चौथा भाई बीमार है, और सबसे बड़े भाई और तीसरे भाई के लिए यहाँ रहना उपयुक्त नहीं है। इसलिए जियो येयांग को रहने के लिए इस आंगन में रहने दें, ताकि मैं उसकी देखभाल कर सकूं। साथ ही भाई डोन को भी यहाँ ले जाने के लिए कहो। इस तरह मुझे एक आंगन से दूसरे आंगन में भागना नहीं पड़ेगा। डेफू ने तुरंत सिर हिलाया, फिर आशा से दाओहुआ की ओर देखा। मिस यान, मास्टर, वह। दाओहुआ जानता था कि वह क्या पूछना चाहता है और उसने उसकी बात काट दी। उसे कोई समस्या नहीं होगी।
महामारी गंभीर होती है, लेकिन जब तक आप सही तरीके ढूंढते हैं और प्रसार को रोकते हैं, तब तक इसे वास्तव में नियंत्रित किया जा सकता है। दाओहुआ और उसका समूह दोपहर के समय जिंक कोर्टयार्ड पहुंचे और उसी दोपहर जियो ये यांग उस आंगन में चले गए जहां यान वेनकाई रह रहे थे, जबकि यान वेंगसियो और वेनताओ, जो बीमार नहीं थे, दूसरे आंगन में चले गए। जियो ये यांग की हालत पहले से ही काफी गंभीर हो गई थी। पिछले कुछ दिनों से वो उस दवा पर अपना गुजारा कर रहा था जो दाओहुआ पहले लाया था। यहाँ रास्ते में उन्हें दोबारा दस्त का दौरा पड़ा और इस वक्त उनका रंग कुछ पीला पड़ गया था। अपनी स्थिति की जांच करने के बाद दाओहुआ घूमा और दवा तैयार करने के लिए बाहर चला गया। काफी देर के बाद दाओहुआ दवा का कटोरा लेकर आया। जैसे ही वह कमरे में कदम रखने वाली थी, जियो येयांग ने जल्दी से उसे रोक दिया। यहाँ मत आओ। यह महामारी बहुत संक्रामक है। मेरी सख्त सावधानियों के बावजूद मैं फिर भी संक्रमित हो गई। तुम्हें भी संक्रमित नहीं होना चाहिए। जियो येयांग की आंखों में दृढ़ संकल्प और चिंता को देखते हुए दाओहुआ रुक गया और अंततः दवा का कटोरा डीफू को सौंप दिया। डीफू ने दवा का कटोरा लिया और पूछा, मिस यान, यह दवा है? दाओहुआ ने एक पल के लिए सोचा और सावधानी से कहा, मैंने एक बार मेडिकल किताबें पढ़ते समय महामारी के इलाज के लिए कुछ नुस्खे देखे थे। अभी जियो येयांग के लक्षणों की जांच करने के बाद मैंने उनमें से एक नुस्खे का इस्तेमाल किया। यह सुनकर कि दाओहुआ के पास महामारी के इलाज के लिए एक नुस्खा है, जियो येयांग और डीफू दोनों प्रसन्न हुए। हालांकि डीफू के चेहरे पर मुस्कान तुरंत फीकी पड़ गई और उसने कुछ झिझक के साथ अपने हाथों में दवा के कटोरे को देखा। मिस यान, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप नुस्खे के प्रभावों को नहीं जानते हैं? दाओहुआ ने नीचे देखा और कुछ नहीं बोला। वह निश्चित रूप से प्रभावों को जानती थी, लेकिन इसका कारण समझाना कठिन था। वह स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकी कि यह कई पीढ़ियों से सत्यापित एक नुस्खा था। अब डीफू ने अपने मालिक को दवा देने की हिम्मत नहीं की। क्या होगा यदि मिस यान द्वारा पढ़ा गया महामारी का नुस्खा नकली था और मास्टर द्वारा यह दवा लेने के बाद न केवल स्थिति में सुधार नहीं हुआ, बल्कि यह वास्तव में खराब हो गई? जियो येयांग ने दाओहुआ पर नजर डाली, अपना पेट पकड़ा, खड़ा हुआ, डीफू के हाथों से दवा ली और एक ही बार में पी गया। मालिक, डीफू ने कहा। उसका चेहरा बदल गया। दवा पीने के बाद जियो येयांग ने कटोरा वापस डीफू को सौंप दिया और दाओहुआ की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह बहुत कड़वा है। दाओहुआ की आंखें चमक उठी। क्या तुम्हें डर नहीं है कि इससे तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा? जियो येयांग वापस बिस्तर पर बैठ गया। वैसे भी मैं पहले से ही इस स्थिति में हूँ, यह और कितना खराब हो सकता है? यह कहते हुए वह एक पल के लिए रुके, फिर गहराई से दाओहुआ की ओर देखा। मुझे आप पर विश्वास है। दाओहुआ ने भौहें उठाई। हम। जियो येयांग, आप इतने बड़े खतरे में इस तरह आए, यह संभवतः एक बेकार नुस्खा देने के लिए नहीं हो सकता था। दाओहुआ मुस्कुराया, आप मुझे अच्छी तरह समझते हैं। फिर वो डीफू की ओर मुड़ी, जिसके चेहरे पर चिंतित भाव थे। चिंता मत करो, ज्यादा से ज्यादा दवा काम नहीं करेगी, लेकिन यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। डीफू ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी। जियो येयांग ने अपना पेट रगड़ा। वो निश्चित नहीं था कि यह मनोवैज्ञानिक था, लेकिन उसे लगा कि दर्द कम हो गया है। कुछ देर सोचने के बाद वह फिर उठ खड़ा हुआ। आप क्या कर रहे हो? दाओहुआ ने तुरंत पूछा। जियो येयांग, मैं एक और सैर के लिए बाहर जा रहा हूँ, ताकि जो लोग देख रहे हैं उन्हें आराम मिले। दाओहुआ के पास यह नहीं था और उसने डीफू से कहा, जल्दी से अपने मालिक को वापस बिस्तर पर लेटने में मदद करो। डीफू झिझके, जियो येयांग की ओर देखा, फिर दाओहुआ की ओर देखा। हालांकि वह भी चाहता था कि उसका मालिक आराम करे, लेकिन उसने मिस यान की तरह अपने मालिक को आदेश देने की हिम्मत नहीं की। यह देखकर कि जियो येयांग खड़ा रहा, दाओहुआ के पास यह कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो नुस्खा मैंने आपको दिया था वह वास्तव में महामारी के इलाज के लिए है। मेरे चौथे भाई और आपने दोनों ने दवा ले ली है। आज रात या कल सुबह तक हमें पता चल जाएगा कि इसका असर होता है या नहीं। क्या तुम्हें अभी बहुत नींद नहीं आ रही?
जियो येयांग ने सिर हिलाया। उसने वास्तव में महसूस किया कि उसका सिर थोड़ा उदास था। दाओहुआ, यह सही है, दवा असर कर रही है। उसके चौथे भाई और जियो येयांग के लिए सारी दवाएं उसके क्षेत्र के पौधों से थीं। इसकी प्रभावशीलता बाहर मिलने वाली तुलना में कई गुना बेहतर थी। दाओहुआ ने आगे कहा, बाहर क्या हो रहा है, इसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ हूँ और मैं आप पर नजर रखूंगा। निश्चिंत रहें, आज रात अच्छा आराम करें और आसमान नहीं गिरेगा। जियो येयांग ने दाओहुआ को घूर कर देखा और महसूस किया कि हाल ही में लगातार तनाव कम हो रहा था। यह देखकर कि उसके मालिक ने कोई आपत्ति नहीं जताई, डेफू ने तुरंत उसे बिस्तर पर लिटा दिया। जियो येयांग वास्तव में थका हुआ था और बिस्तर पर लेटते ही धीरे धीरे सो गया। यह देखकर डेफू का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने दाओहुआ से फुसफुसाकर कहा, मास्टर सो गए हैं। पेट दर्द के कारण उन्हें काफी समय से रात में अच्छी नींद नहीं आई है। यह सुनने के बाद दाओहुआ ने मन ही मन आह भरी, यह सोचकर कि यह व्यक्ति कितना मजबूत इरादों वाला है कि अभी भी इस तरह से कठोर व्यवहार कर रहा है। मेरे लिए उस पर नजर रखो। मैं देखने जा रहा हूँ कि भाई डोंग कैसा कर रहा है। अगर कुछ भी हो तो तुरंत मुझे बुलाओ। सिस्टर डोंग, आप भी यहाँ क्यों हैं? जैसे ही डोंग युवानिक्सुआन आगे बढ़ रहा था, दाओहुआ ने डोंग युवानयाओ को देखा और उसके चेहरे पर आश्चर्य लिखा हुआ था। डोंग युयान्याओ कुछ हद तक थका हुआ लग रहा था और उसने दाओहुआ की ओर देखते हुए कहा, यदि आप आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकता? दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं तुम्हें यहाँ देखकर आश्चर्यचकित था। डोंग युवानयाओ ने समझदारी दिखाई। यान यी के आने के बारे में सुनकर वह भी आश्चर्यचकित हो गई थी। उसने फिर पूछा, छोटा राजकुमार और आपका चौथा भाई कैसा है? दाओहुआ, वे दोनों सो गए हैं। अब जब आप यहाँ हैं तो कृपया मुझे भाई डोंग की स्थिति के बारे में यथासंभव विस्तार से बताएं ताकि मैं उसके लिए सही दवा तैयार कर सकूं। डोंग युवानयाओ ने झिझक से दाओहुआ की ओर देखा और कहा, क्या आप वास्तव में चिकित्सा कौशल जानते हैं? दाओहुआ ने वही शब्द दोहराए जो उसने जियो येयांग से पहले कहे थे। डोंग युयान्याओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या यह सिर्फ खिलवाड़ नहीं है? आप लोगों को असत्यापित नुस्खे कैसे दे सकते हैं? अगर इससे चीजें और खराब हो जाएं तो क्या होगा? यह सुनकर दाओहुआ चुप हो गया। डोंग युवानयाओ के निराशाजनक चेहरे को देखकर और जियो येयांग के बारे में सोचकर, जिसने दवा लेने से पहले ज्यादा संकोच नहीं किया था, दाओहुआ को अचानक द्रवित महसूस हुआ। जियो येयांग ने वास्तव में उस पर भरोसा किया। सिस्टर डोंग, यदि आपको संदेह है तो आइए प्रतीक्षा करें। यदि मेरे भाई और जियो येयांग में मेरे द्वारा तैयार की गई दवा लेने के बाद सुधार दिखाई देता है तो हम इसे भाई डोंग को देने पर विचार कर सकते हैं, ठीक है? डोंग युवानयाओ एक पल के लिए झिझके। उसका बड़ा भाई पहले से ही कोमा में था, फिर भी उसने जल्दबाजी में कोई दवा देने की हिम्मत नहीं की। यह सोचकर कि यह सिर्फ एक रात का इंतजार है, उसने अपना सिर हिलाया। इस बीच डेफू ने जियो येयांग के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही दाओहुआ चला गया, उसने तुरंत इंपीरियल फिजिशियन को बुलाया। बिस्तर पर गहरी नींद में लेटे जियो येयांग को देखते हुए इंपीरियल फिजिशियन सीधे उसकी नब्ज जांचने गया। एक पल के बाद उसने डेफू से उत्साह से पूछा, छोटे राजकुमार ने कौन सी दवा ली? जल्दी मुझे दिखाओ। इंपीरियल फिजिशियन की प्रतिक्रिया देखकर डेफू को संकेत मिला, दवा मिसियान ने खुद तैयार की थी और उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से बनाया था। मैं इसकी सामग्री से अनजान हूँ। इंपीरियल फिजिशियन, क्या मास्टर के साथ कुछ गड़बड़ है? इंपीरियल फिजिशियन ने राहत की सांस ली और कहा, लिटिल प्रिंस की हालत में सुधार हुआ है। अगर यह जारी रहा तो उसे पूरी तरह से ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। डिफू खुश होकर बोला, सचमुच? इंपीरियल फिजिशियन ने सिर हिलाया और फिर कहा, यान परिवार की लड़की के साथ वास्तव में क्या सौदा हुआ है? मुझे जल्दी से सब कुछ बताओ। डेफू ने तुरंत दाओहुआ के शब्दों को दोहराया। सुनने के बाद इंपीरियल फिजिशियन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर खड़ा हो गया,
चलो, मुझे यान वेनशियू को देखने के लिए ले चलो। अगर उसकी हालत में भी सुधार हुआ है, तो संभावना है कि नुस्खा असली है। उस समय दाहुआ आंगन में वांग मैनमेन को दवा बनाने का निर्देश दे रहा था। हालांकि नुस्खा का खुलासा तभी किया जाएगा जब जियो येयांग और उसके चौथे भाई की स्थिति में सुधार होगा। घर में अन्य रोगियों के लक्षणों को कम करने के लिए पहले से कुछ औषधीय सूप तैयार करना संभव था। बाहर बहुत सारे बीमार लोग थे और उसके पास प्रत्येक का व्यक्तिगत रूप से इलाज करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन वह घर के अंदर के लोगों को बचा सकती थी। जियो येयांग की स्थिति के कारण निवास ने बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया था। घर के लोगों के हालात सुधरे तो शायद बाहर वालों को भी उम्मीद नजर आने लगी। मिस देखो, इंपीरियल फिजिशियन जू ने चौथे मास्टर के कमरे में प्रवेश किया है। वांग मनमन ने अचानक पुकारा। दाओहुआ पीछे मुड़ा और एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, आप सभी दवा पर अच्छी नजर रखें। एक बार जब यह तैयार हो जाए, तो भाई जियाओलियू को इसे आवास के अन्य बीमार रोगियों को देने के लिए आने दें। मैं वहां जाऊंगा और देखूंगा। कमरे के अंदर यान वेनकाई की नाड़ी की जांच करने के बाद इंपीरियल फिजिशियन जू अब अपने चेहरे पर उत्साह नहीं रख सके और जल्दी से नौकर से कहा, जल्दी जाओ और मिस यान को आमंत्रित करो। जैसे ही उसने कुछ बोला था, उसने दाओहुआ को अंदर आते देखा। इंपीरियल फिजिशियन जू, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? इंपीरियल फिजिशियन जू तुरंत खड़े हो गए और उत्सुकता से बोले, लिटिल प्रिंस और मिस के चौथे भाई की हालत में पहले से सुधार हो रहा है, जो साबित करता है कि आपका नुस्खा काम करता है। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, बेशक। मेरा इरादा इंपीरियल फिजिशियन जू से इसे शुरू से देखने के लिए कहने का था, लेकिन आपको परेशान करने का डर था क्योंकि आप इतने व्यस्त थे। मैंने सोचा कि आपको परेशान करने से पहले मैं परिणाम आने तक इंतजार करूंगा। बोलते बोलते उसने वह नुस्खा निकाला जो उसने पहले लिखा था। इंपीरियल चिकित्सक जू ने उत्सुकता से नुस्खा लिया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। जितना अधिक वह पढ़ता गया, उसकी आंखें उतनी ही चमकीली होती गईं। मिस को यह मुझे पहले ही दिखाना चाहिए था। जब वह नुस्खे के साथ निकलने को तैयार हुआ तो उसने चिल्लाकर कहा। कुछ कदम चलने के बाद वह रुका और दाओहुआ की ओर क्षमा प्रार्थी दृष्टि से देखा। दाओहुआ मोटे तौर पर मुस्कुराया, शाही चिकित्सक, कृपया इसे ले लें। मेरे आने से पहले मेरे पिता ने मुझे निर्देश दिया था कि अगर यह वास्तव में आपदा पीड़ितों की मदद कर सकता है, तो यह डेक्सिया के सदस्य के रूप में यान परिवार का कर्तव्य होगा। इंपीरियल फिजिशियन जू ने मुट्ठी बनाई और झुककर कहा, एल्डर यान की ऐसी धार्मिकता। निश्चिंत रहें, मिस, अगर नुस्खा प्रभावी साबित होता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से सब कुछ समझाने के लिए सम्राट को एक रिपोर्ट सौंपूंगा। बोलने के बाद वह तेजी से चला गया, जल्द ही नजरों से ओझल हो गया। दाओहुआ, वह बूढ़ा चिकित्सक निश्चित रूप से अच्छी स्थिति में है। उस शाम जियो येयांग और यान वेनकाई नहीं जागे। किसी को भी इसकी चिंता नहीं थी क्योंकि जिसने भी उन दोनों को सोते हुए देखा था, वह बता सकता था कि उनकी सांसें स्थिर थीं और उनकी स्थिति में सुधार हो रहा था। डोंग युवानयाओ ने नौकरों की रिपोर्ट सुनी और व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करने के लिए उनके कमरे के बाहर खड़े हो गए। तभी उसे यकीन हो गया कि दाओहुआ द्वारा दिया गया नुस्खा वास्तव में प्रभावी था। दरअसल, जब से इंपीरियल फिजिशियन जू प्रिस्क्रिप्शन लेने आई थी, उसे इस पर कुछ हद तक विश्वास हो गया था। लेकिन वह अपने भाई के स्वास्थ्य को लेकर जोखिम नहीं उठा सकती थी। यही वजह है कि उसने अब तक इंतजार किया था। आकाश में लटकते चंद्रमा को देखते हुए डोंग युवानयाओ ने आधी रात को खुद को साहसी बनाया और उस आंगन में चली गई जहां दाओहुआ रह रहा था। इस समय दाओहुआ और वांग मनमन अभी भी औषधीय जड़ी बूटियों को छांट रहे थे। यह गुयू ही था जिसने पहली बार डोंग युवानयाओ को देखा था। मिस डोंग, आपको यहाँ क्या लाया है? दाओहुआ ने मुड़कर देखा। डोंग युवानयाओ उसे देखकर कुछ असहज लग रही थी और तुरंत उठ खड़ी हुई। सिस्टर डोंग, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? डोंग युयान्याओ ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इधर उधर घूमता रहता था। वह सीधे दाओहुआ की ओर चली और ईमानदारी से कहा, सिस्टर यान, मुझे क्षमा करें।
मुझे आज दोपहर आपके नुस्खे की प्रभावशीलता पर संदेह नहीं करना चाहिए था। मैं दाओहुआ मुस्कुराया और उसे टोकते हुए कहा, मैं समझता हूँ। डोंग युयान्याओ को अपनी ओर घूरते हुए देखकर दाओहुआ ने आगे कहा, मैं वास्तव में समझता हूँ। आखिरकार यह किसी प्रियजन की सुरक्षा से संबंधित है और कोई भी बहुत सावधान नहीं हो सकता है। डोंग युवानयाओ का दिल शांत हो गया और उसने दाओहुआ की ओर कृतज्ञतापूर्वक देखा। उस पल में निपुण सबसे बड़ी मिस्यान, जिसकी उसके भाई हमेशा प्रशंसा करते थे, ने वास्तव में उसका ध्यान खींचा। अतीत में उसके दिल में यान यही वास्तव में सभ्य थी, लेकिन वह एक सहपाठी से ज्यादा कुछ नहीं लगती थी जो अन्य युवा महिलाओं की तुलना में थोड़ी अधिक चंचल थी। हालांकि अब दाओहुआ की आंखों में समझ और उसके चेहरे पर किसी भी नाराजगी की अनुपस्थिति को देखकर डोंग युवानयाओ को लगा कि वह दोस्ती करने लायक व्यक्ति है। धन्यवाद। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, इसमें मुझे धन्यवाद देने की क्या बात है। भाई डोंग और मेरे 3 भाई अच्छे दोस्त हैं। हालांकि यह अजीब लग सकता है, मैं पहले से ही उसे अपने सौतेले भाई के रूप में मानता हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से जब उसे जरूरत होगी तो मैं मदद करूंगा। बोलते बोलते वह घर से बाहर चली गई और तैयार औषधीय जड़ी बूटियों के 2 पैकेट निकाल लिए। मूल रूप से मैं उन्हें सुबह होने के बाद तुम्हें सौंपने की सोच रहा था, लेकिन चूंकि अब तुम यहाँ हो, इसलिए उन्हें अपने साथ ले जाओ। दवा पकड़ते हुए डोंग युवानया दाओहुआ को देखकर मुस्कुराया। इस बार उसने धन्यवाद नहीं कहा, बल्कि बस इतना कहा, यान यही, अब से तुम मेरी बहन हो। दाओहुआ, डोंग युवानयाओ, मैं अपने भाई के लिए दवा बनाने जा रहा हूँ, आप अपना व्यवसाय जारी रखें। इतना कहकर वह मुड़ी और चली गई। डोंग युयान्याओ की आकृति नजरों से ओझल होने के बाद ही दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया और घर में वापस चली गई। वांग मनमन और गुयु लिक्सिया ने हंसते हुए कहा, हमारी महिला को एक और बहन मिल गई है। अगली सुबह यान वेनकाई सबसे पहले उठे। जैसे ही उसकी आंखें खुली, वह कुछ खाने के लिए चिल्लाने लगा। जब से वह महामारी से पीड़ित हुआ था, उसने हर दिन दवा लेने के अलावा शायद ही कुछ खाया था, जिससे वह बहुत भूखा रहता था। अब जब आप खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आप ठीक हो जाएंगे। दाओहुआ ने वांग मनमन को कुछ काले चावल और लाल खजूर का दलिया लाने को कहा, जो पहले ही तैयार कर लिया गया था। यान वेनकाई द्वारा 2 कटोरे पीने के बाद वह फिर से सोने के लिए लेट गया। बहुत देर बाद जियो येयांग भी जाग गया। दी फू ने तुरंत उन्हें बताया कि इंपीरियल फिजिशियन जू ने पहले ही नुस्खे की जांच कर ली है और पाया है कि इसका इस्तेमाल महामारी के इलाज के लिए किया जा सकता है, और इसके साथ ही उन्होंने आखिरकार राहत की सांस ली। 1 कटोरा काले चावल का दलिया खाने के बाद वह आराम करने के लिए बिस्तर पर वापस चला गया। डोंग युवानक्सुआन अगले दिन तक नहीं जागा। अपने भाई को जागते हुए देखकर डोंग युवानयाओ अब अपने आंसू नहीं रोक सकी। भाई बहन बचपन से ही विशेष रूप से करीब थे। जैसे ही उसने सुना कि डोंग युवानक्सुआन महामारी से संक्रमित हो गया है और जिंगयुन प्रांत में फंस गया है, डोंग युवानयाओ ने अपने परिवार के लिए एक पत्र छोड़ा और गुप्त रूप से भाग गया। दाओहुआ और अन्य लोगों की तुलना में कई दिन पहले पहुंच गया। अपने भाई की हालत को दिन ब दिन खराब होते देखकर वह लगभग टूट चुकी थी, और अब जब उसने उसे जागते देखा, तो उसके अंदर पैदा हुआ सारा डर और चिंता फूट पड़ी। रोना शुरू हो गया और इसे रोकना मुश्किल था। डोंग युवानक्सुआन अभी अभी जागा था और उसमें ऊर्जा की कमी थी। उसे नहीं पता था कि अपनी बहन को कैसे शांत किया जाए। अंत में यह दाओहुआ ही था जो आया और उसे खींच कर ले गया। सिस्टर डोंग, चूंकि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो आप दवा बनाने में हमारी मदद क्यों नहीं करती? जागीर में अभी भी बहुत से लोग बीमार हैं। रोती हुई डोंग युवानयाओ को देखते हुए दाओहुआ के पास उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे काम पर लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डोंग युवानयाओ ने अपने आंसू पोंछे और सिर हिलाया, ठीक है। उसे इतना आज्ञाकारी देखकर दाओहुआ को अभी भी इसकी आदत नहीं थी, लेकिन उसे जाकर दवा की सूची की जांच करनी थी, इसलिए उसके पास युवा लड़की को सांत्वना देने का समय नहीं था। बाद के दिनों में जिंग कोर्टयार्ड बहुत व्यस्त था।
इस व्यस्तता के कारण लोगों में पहले वाली निराशा और घबराहट नदारद थी। इस बदलाव को बाहर के लोगों ने भी नोटिस किया। जब जियो येयांग फिर से जागा, तो इंपीरियल फिजिशियन जू उसे ढूंढने आया। उनके और कई अन्य डॉक्टरों के शोध के बाद उन्होंने पुष्टि की कि यान परिवार की बड़ी बेटी द्वारा साझा किया गया नुस्खा वास्तव में वर्तमान महामारी का इलाज कर सकता है। खबर फैलने दो, सभी को बताओ कि महामारी का इलाज ढूंढ लिया गया है ताकि उन्हें आश्वस्त किया जा सके। साथ ही नुस्खे की एक प्रति बनाएं और चाचा को भेजें। इंपीरियल चिकित्सक जू, क्या हमें स्रोत का उल्लेख नहीं करना चाहिए? जियो येयांग ने अपना सिर हिलाया। चाचा को याचिका मिलने से पहले इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए। जहां तक के लिए याचिका का सवाल है, आइए इसे जमा करने से पहले जिंगयुन प्रांत में परिणाम आने तक प्रतीक्षा करें। इंपीरियल फिजिशियन जू ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं अब शहर में लोगों के इलाज के लिए इस नुस्खे का उपयोग करना शुरू कर दूंगा। इस बात की पुष्टि करने के बाद कि नुस्खे से प्लेग का इलाज किया जा सकता है, इंपीरियल फिजिशियन जू तुरंत पड़ोसी गवर्नर के कार्यालय में चले गए और अन्य डॉक्टरों के साथ शहर के अन्य रोगियों का इलाज करने में व्यस्त हो गए। सिंह कोर्टयार्ड के लिए यह देखते हुए कि जियो येयांग, यान वेनकाय और डोंग युवानक्सुआन की स्थिति में सुधार हो रहा था और साथ ही घर में कोई नया मरीज नहीं था, इंपीरियल फिजिशियन ने निर्णायक रूप से बाकी को दाओहुआ पर छोड़ दिया। उसे एहसास हो गया था कि यान परिवार की इस युवा महिला में कुछ वास्तविक क्षमता थी। औषधीय स्प्रे के दैनिक आवश्यक उपयोग से लेकर काढ़ा बनाने और दवा वितरित करने तक हर कदम पूरी तरह से किया गया। सिंह कोर्टयार्ड के लोगों को उसे सौंपकर उसे आश्वस्त महसूस हुआ। इस प्रकार दाओहुआ दुर्भाग्यशाली हो गया और हर दिन एक कताई मशीन की तरह व्यस्त हो गया। हालांकि परिणाम बहुत संतुष्टिदायक थे। प्लेग से संक्रमित लोगों की हालत में सुधार हो रहा था और स्थिति मूलतः नियंत्रित हो चुकी थी। एक दिन डोंग युयान्याओ अपने कंधों को रगड़ते हुए दाओहुआ के आंगन में आई। दवा आज पहले ही वितरित की जा चुकी है। क्या कुछ और है जो आपको मुझसे करने की जरूरत है? उसका बड़ा भाई दिन पर दिन बेहतर होता जा रहा था और अब नौकरों के सहयोग से वह जमीन पर भी चल सकता था। उसके दिल का बोझ अंततः उसके पेट में वापस आ गया था और उसमें अन्य काम करने की ऊर्जा थी। दाओहुआ शेष औषधीय सामग्रियों की सूची बना रहा था, गणना कर रहा था कि वे कितने समय तक चलेंगे। डोंग युवानयाओ की बातें सुनकर उसने रसोई की ओर देखा। सिस्टर डोंग, यदि आप व्यस्त नहीं हैं, तो कृपया मेरे द्वारा तैयार किया गया दलिया अपने चौथे भाई और अन्य लोगों के लिए ले जाएं। डोंग युवानयाओ ने सिर हिलाया, रसोई की ओर जाने के लिए घूमी, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह रुक गई और पीछे मुड़कर देखा। यान ये। दाओहुआ ने हैरान होकर ऊपर देखा। सिस्टर डोंग, क्या कुछ और है? डोंग युवानयाओ, यान यही, मुझे सिस्टर डोंग कहकर मत बुलाओ। मैं तुमसे उम्र में उतनी बड़ी नहीं हूँ, यह बहुत दूर की बात लगती है। बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ। इतना कहकर उसने अपना सिर ऊंचा उठाया और चली गई। दाओहुआ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने जोर से पुकारा, डोंग युवानयाओ, अपने हाथ धोना और कीटाणु रहित करना मत भूलना। डोंग युयान्याओ, जो रसोई के दरवाजे तक पहुंच गया था, ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराया और जवाब में पीछे मुड़कर कहा, चिंता मत करो, मैं नहीं भूलूंगा। जब डोंग युवानयाओ दलिया लेकर आया, तो जियो येयांग, यान वेनकाय और डोंग युवानक्सुआन आंगन में बैठे धूप का आनंद ले रहे थे। यान वेनकाई के शब्दों में उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरे समय बिस्तर पर पड़े रहने के कारण वे फफूंदीग्रस्त हो रहे थे। डोंग युवानयाओ के हाथ में खाने का डिब्बा देखकर यान वेनकाई की आंखें चमक उठीं। वो डिब्बा लेने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। सिस्टर डोंग, आज आप हमारे लिए खाना कैसे ला रही हैं? बोलते बोलते उसने झट से ढक्कन खोला, लेकिन यह देखकर कि वह तो दलिया ही था, फिर उसका चेहरा उतर गया। डोंग युवानयाओ ने हंसते हुए कहा, यही व्यस्त है, इसलिए उसने मुझसे आपके लिए भोजन लाने के लिए कहा। जियो येयांग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या यह नहीं कहा गया था कि घर में अन्य लोगों की स्थिति स्थिर हो गई है? वह अभी भी इतनी व्यस्त क्यों है?
डोंग युयान्याओ के चेहरे पर विचार का एक क्षण आया। मुझे लगता है कि वह इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या औषधीय सामग्री पर्याप्त होगी। जियो येयांग को आश्चर्य हुआ। उसने अपने साथ लाई गई सभी औषधीय सामग्रियों का उपयोग कर लिया। डोंग युवानायाओ, मूल रूप से यह सिर्फ जिंक कोर्टयार्ड के लोगों के लिए पर्याप्त होता, लेकिन कुछ दिन पहले इंपीरियल फिजिशियन जू ने कहा कि शहर में औषधीय सामग्रियों की भारी कमी थी और यी ने उन्हें एक बैच दिया। जियो येयांग चुप हो गया। दाओहुआ द्वारा प्रदान किया गया नुस्खा प्रभावी था। शहर में प्लेग से संक्रमित अधिकांश लोग दवा लेने के बाद स्थिर हो गए थे। हालांकि शहर में बहुत सारे लोग थे, जिसके कारण औषधीय सामग्री दुर्लभ हो गई थी। याचिका की सूचना सम्राट अंकल को पहले ही दी जा चुकी थी। प्लेग का समाधान मिल जाने पर सम्राट अंकल निश्चित रूप से विभिन्न स्थानों से औषधीय सामग्री एकत्र कर भेजेंगे, हालांकि इसमें कुछ और समय लग सकता है। इस समय यान वेनकाई ने टोकते हुए कहा, सिस्टर डोंग, उसे यी कहना बंद करो। बस उसे दाओहुआ कहो, मुझे दूसरे नाम की आदत नहीं है। डोंग युवानायाओ ने उसे घूर कर देखा, यह सोचना कि तुम उसके भाई हो। दाओहुआ एक दूध का नाम है, इसे घर पर बुलाना ठीक है, लेकिन आप इसे बाहर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसे कैसे कहें? दाओहुआ नाम थोड़ा देहाती लगता था। यदि इसका प्रयोग अन्य आधिकारिक परिवारों की युवा महिलाओं के सामने किया जाता, तो वे सतह पर तो कुछ नहीं कहती, लेकिन पीठ पीछे जरूर हंसती। डोंग युयान्याओ ने आगे कहा, अब से आप सभी ध्यान दें, यी को उसके दूध वाले नाम से न बुलाएं। डोंग युवानक्सुआन ने अपनी बहन को आश्चर्यचकित देखा। इस अवधि में क्या हुआ था? ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बहन और मिस यान के बीच काफी अच्छी पटती थी, वो उसका बचाव भी कर रही थी। यान वेनकाई ने जियो येयांग और डोंग युवानक्सुआन को देखा, और उन्हें सहमत देखकर उसने बुद्धिमानी से डोंग युवानयाओ के साथ बहस नहीं करने का फैसला किया। केवल कटोरे में काले चावल के दलिया को तिरस्कार पूर्वक देखते हुए कहा, सिस्टर डोंग, मैं मांस खाना चाहता हूँ। उस समय जियो येयांग और डोंग युवानक्सुआन ने भी उम्मीद से देखा। इन दिनों वे इतनी अधिक दवाएं पी रहे थे कि इससे उनका किसी भी चीज का स्वाद फीका पड़ गया था, और वे अपनी लालसा को संतुष्ट करने के लिए कुछ मांस खाने का सपना देखते थे। डोंग युयान्याओ ने शांत भाव से कहा, यदि आप खाना चाहते हैं, तो आप यही से इसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ वह हूँ जो खाना पहुँचाता है। यह सुनकर उन तीनों ने एक स्वर में सिर झुका लिया। दाओहुआ से पूछना भूल जाना ही बेहतर है। उस व्यक्ति ने कहा था, जब तक वे पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, वे किसी भी मांस को छू नहीं सकते। यान वेनकाई ने आह भरी और इस्तीफा देते हुए काले चावल का दलिया उठाया। यह कठिन परीक्षा कब खत्म होगी? डोंग युवानयाओ अप्रसन्न होकर बोले, चौथे भाई यान, अपने अच्छे भाग्य को पहचानने में असफल न हो। जिगुन को एक आपदा का सामना करना पड़ा है, और कई लोगों को खाने के लिए भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। इस पर यान वेनकाई ने और बोलने की हिम्मत नहीं की और अपनी गर्दन सिकोड़ ली और अपना सिर दलिया के कटोरे में छिपा लिया। डोंग युवानक्सुआन ने अपनी बहन की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। दूसरों की तुलना में वे वास्तव में बहुत अधिक भाग्यशाली थे, जिनके पास अब पीने के लिए काले बाजरे का दलिया था। जियो येयांग थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर पूछा, मैं लगभग पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। मैं आंगन कब छोड़ सकता हूँ? डोंग युवानयाओ ने अपना सिर हिलाया, मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं तुम्हारे लिए यही से पूछूंगा। दाओहुआ सारा काम खत्म करने से पहले अंधेरा होने तक व्यस्त था। वांग मनमन धोने के लिए गर्म पानी लेकर आए और मुस्कुराते हुए बोले, मिस झो ने इस बार वास्तव में आपकी बहुत मदद की है। जैसे ही हमारे पास दवाएं खत्म होने वाली थीं, कुछ भाग्यशाली संयोग से उन्होंने हमें एक बैच भेजा। दाओहुआ मुस्कुराया, फिर उसे सुधारा, जिंगवान मेरी मदद नहीं कर रही है, वह शहर के लोगों की मदद कर रही है। वांग मैनमैन मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। यदि उनकी युवा महिला का उल्लेख नहीं हुआ होता, तो मिस झो ने औषधीय जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने की जहमत नहीं उठाई होती। दाओहुआ ने कहा, ओह हाँ, झो परिवार की नाव कल रवाना हो रही है। जाओ मेरे लिए ब्रश, स्याही,
कागज और स्याही का पत्थर ले आओ, मुझे घर पर हमारी सुरक्षा की रिपोर्ट करने के लिए एक पत्र लिखना है। बोलते बोलते वह रुक गई। इसके अलावा मेरे भाइयों से भी कहो कि वे भी एक एक पत्र लिखें। इससे दादी और बाकी लोगों को पूरी तरह से आराम हो जाएगा। वांग मैनमैन खुशी खुशी सहमत हो गईं, और दाओहुआ द्वारा कपड़े धोने का काम पूरा करने के बाद वह बेसिन को बाहर ले गईं। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, उसने डोंग युवानयाओ को देखा और आश्चर्य से बोली, मिस डोंग, आप यहाँ क्या कर रही हैं? डोंग युवानयाओ ने कहा, मैं यी के साथ सोने आया हूँ। अंदर जब दाओहुआ ने यह सुना, तो उसने जो चाय पी थी, वह तुरंत बाहर उड़ गई। जब डोंग युयान्याओ ने कमरे में प्रवेश किया, तो उसने दाओहुआ को चाय थूकते हुए देखा। खांसते समय वह दाओहुआ की पीठ थपथपाने के लिए जल्दी से आगे बढ़ी। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। दाओहुआ ने रुमाल से अपना मुंह पोंछा और एक अजीब सी मुस्कान के साथ पूछा, युवानयाओ, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? डोंग युवानयाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, अकेले सोना उबाऊ है, इसलिए मैंने आपके पास आकर आपके साथ सोने के बारे में सोचा। नहीं धन्यवाद। दाओहुआ का इनकार उतना ही तीखा और निर्णायक था जितना हो सकता था। डोंग युवानयाओ ने दाओहुआ की ओर देखा और अपने होंठ एक साथ दबाए, क्या तुम मुझे नीची दृष्टि से देख रहे हो? दाओहुआ थका हुआ था, मैं तुम्हें नीची दृष्टि से नहीं देख रहा हूँ, यह बस है। मेरी सोने की बुरी आदतें हैं। मुझे करवट बदलना और करवट लेना पसंद है, जो आपके आराम को प्रभावित करेगा। डोंग युवानयाओ संशय में दिखे। दाओहुआ ने जल्दी से अपने हाथ उठाए और कसम खाई, मैं वादा करता हूँ। वो इन दिनों बहुत थकी हुई थी और उसे रात में अच्छे से आराम करने की जरूरत थी, अन्यथा अगले दिन उसके पास कोई ऊर्जा नहीं होगी। यदि बिस्तर पर कोई अतिरिक्त व्यक्ति होता, तो वह निश्चित रूप से अच्छी नींद नहीं ले पाती। डोंग युयान्याओ यह कहने से पहले कुछ देर के लिए चुप हो गया। ठीक है, फिर मैं आपके साथ बिस्तर साझा नहीं करूंगा। अगर मैं रहने के लिए आपके आंगन में चला जाऊं तो कैसा रहेगा? यह ठीक रहेगा, है ना? दाओहुआ ने सिर हिलाया, बेशक, यह ठीक है। जैसा चाहो वैसा करो। यह देखकर डोंग युयान्याओ अंततः फिर से मुस्कुराए और अपना सामान उठाने के लिए चली गई। लिक्सिया ने असमंजस में देखा और सोचा, आखिर मिस डोंग हमारी युवा महिला के साथ क्यों रहना चाहती है? क्या यह थका देने वाला नहीं है? गुयू ने एक पल के लिए सोचा, शायद मिस डोंग को लगता है कि हमारी युवा महिला के साथ रहने से उनकी भावनाएं करीब आ जाएंगी। मिस डोंग हमारी युवा महिला के साथ एक अंतरंग मित्र की तरह व्यवहार करते हुए उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सोना चाहती है। उन दोनों को बात करते हुए सुनकर दाओहुआ ने अपना सिर पकड़ लिया। यह घनिष्ठ मित्रता वास्तव में अप्रत्याशित रूप से आई। क्या दाओहुआ और वेनशियू ने जवाब लिखा है? बटलर की रिपोर्ट सुनने पर ओल्ड मैडम यान और मैडम ली दोनों के चेहरे आश्चर्य और खुशी से भरे हुए थे। बूढ़ी मैडम यान ने अधीरता से आग्रह किया, पत्र कहाँ है? जल्दी पत्र यहाँ लाओ। बटलर सन ने तुरंत दाओहुआ द्वारा उनकी सुरक्षा के संबंध में लिखा गया पत्र सौंप दिया। सबसे बड़े मास्टर, तीसरे मास्टर और चौथे मास्टर के पत्र मास्टर के पास हैं। उन्होंने कहा कि कार्यालय छोड़ने के बाद वह व्यक्तिगत रूप से उन्हें वापस लाएंगे। मैडम ली ने पत्र लिया और पूछा, क्या वेनशियू, वेनकई और वेनताओ सभी ने वापस लिखा? बटलर सन ने झट से सिर हिलाया, हाँ, उन्होंने किया। मैडम ली ने पहले पत्र को पढ़ने के लिए बूढ़ी मैडम यान को सौंपा, फिर अपने हाथ जोड़कर कहा, भगवान का शुक्र है, क्योंकि वे वापस लिख सके, ऐसा लगता है कि कुछ भी गलत नहीं है। इस समय तक बूढ़ी मैडम यान ने पत्र पढ़ना समाप्त कर लिया था, यह जानते हुए कि चार दाओहुआ भाई बहन जिंगयुन प्रांत में बिल्कुल ठीक थे। उसने अंततः उस चिंता को दूर किया जो वह कर रही थी। बिना रुके बुदबुदाते हुए बोली, अमिताभ, मुझे यान परिवार के बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए बोधिसत्व के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए इस महीने उपवास करना चाहिए। मैडम ली ने तुरंत कहा, माँ, मैं भी उपवास करूंगी। बूढ़ी मैडम यान ने मैडम ली को पत्र दिया, जाओ और अपने तीसरे भाई और उसकी पत्नी को बताओ। वे पिछले कुछ दिनों से चिंतित रहे होंगे, शायद न तो खा रहे होंगे और न ही ठीक से सो पाएंगे।
मैडम ली ने सहमति में सिर हिलाया। माँ, मैं उन्हें तुरंत बताने के लिए किसी को भेजूंगी। सामने का कार्यालय। यान झिगाओ ने यान वेंशियू और अन्य लोगों के पत्रों को पकड़ रखा था, उन्हें बार बार पढ़ रहा था, फिर भी उसके चेहरे पर अविश्वास था। पत्रों में यान वेंशियू और अन्य ने जिगुंग में स्थिति का विवरण दिया और दाओहुआ द्वारा उत्पादित महामारी उपचार नुस्खे का भी उल्लेख किया। सिंगयुन प्रांत में महामारी पर काबू पा लिया गया था, और यह सब उनकी सबसे बड़ी बेटी द्वारा दिए गए नुस्खे के कारण था। उस पल यान झिगाओ को ऐसा लगा जैसे आसमान से एक पाई गिरी हो, जो उसे लगी और वह स्तब्ध रह गया। उनकी सबसे बड़ी बेटी की मेडिकल किताबों में रुचि के बारे में उन्होंने अपनी माँ और तीसरे भाई से सुना था, लेकिन उन्होंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि पलक झपकते ही यह यान परिवार के लिए इतनी बड़ी योग्यता लेकर आएगा। यान झिगाओ ने पत्रों को एक बार फिर से पढ़ा, प्रत्येक को सावधानीपूर्वक, और उनकी प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद ही उन्होंने अंततः एक लंबी सांस ली। जब यान परिवार को दाओहुआ भाई बहनों द्वारा भेजे गए घर वापसी पत्र मिले, तो जिंगयुन प्रांत से स्मारक भी बीजिंग आ गया था। इंपीरियल पैलेस। सम्राट, पुराने शाही चिकित्सक जू द्वारा प्रस्तुत याचिका को देखकर, और यह जानकर कि महामारी के इलाज के लिए एक नुस्खा मिल गया था और जिंगयुन प्रांत में महामारी पर काबू पा लिया गया था, तुरंत 3 बार अच्छा कहा। उनके नीचे कई चीफ ऑफ स्टाफ ने भी गुप्त रूप से राहत की सांस ली। हाल के दिनों में जिगुंग में बाढ़ और महामारी के कारण सम्राट अक्सर क्रोधित हो गए थे। एक दिन एक अधिकारी को डांटते थे, अगले दिन दूसरे को दंडित करते थे, जिससे प्रत्येक सभा उनके लिए एक घबराहट पैदा करने वाला अनुभव बन जाती थी। अब जब महामारी नियंत्रण में थी, तो यह वास्तव में उत्सव का कारण था। यान झिगाओ। याचिका में उल्लिखित नाम को देखकर सम्राट की आंखें थोड़ी झुक गईं। यह नाम मुझे कुछ परिचित लगता है। कार्मिक मंत्री तुरंत आगे बढ़े और उत्तर दिया, महामहिम को रिपोर्ट करने के लिए। यान झिगाओ जिंगझोउ के प्रीफेक्चुरल गवर्नर हैं, जिन्होंने पहले उच्च उपज वाली अनाज की किस्में विकसित की थीं। सम्राट के चेहरे पर अचानक पहचान दिखाई दी और उसने सिर हिलाया। मुझे अब याद आया, यह वही व्यक्ति है। वैसे क्या इस साल अभी तक फैंक्सी से अनाज की पैदावार की सूचना मिली है? राजस्व मंत्री ने उत्तर दिया, यह बताया गया है। जिन भूमियों में अनाज की नई किस्म का उपयोग किया गया, उनकी उपज लगभग 1 पत्थर प्रति एकड़ बढ़ गई है। अच्छा, सम्राट ने खड़े होकर और कुछ बार आगे पीछे होते हुए जोर से घोषणा की, चूंकि उपज वास्तव में अधिक है, हमें तुरंत नई अनाज किस्मों को बढ़ावा देना चाहिए, विशेष रूप से उत्तर में उन प्रांतों को प्राथमिकता देनी चाहिए जिन्होंने आपदाओं का सामना किया है। वह रुका और फिर बोला, यह यान झिगाओ वास्तव में एक भाग्यशाली जनरल है, वह काफी इनाम का हकदार है। सिंगयुन प्रांत, जिंग कोर्टयार्ड। आधे महीने के उपचार के बाद जियो येयांग का स्वास्थ्य लगभग ठीक हो गया था, और यान वेनकाई भी फिर से दौड़ और कूद सकता था। केवल डोंग युवानक्सुआन का संविधान अभी भी कमजोर था और उसे अधिक आराम की आवश्यकता थी। एक शाम, जैसे ही दाओहुआ ने अपना काम पूरा किया, जियो येयांग ने उसे रसोई में खींच लिया। यहाँ मेज पर पकौड़ी सूप के भाप से भरे कटोरे को देखते हुए दाओहुआ स्तब्ध रह गया और कुछ हद तक हैरान होकर जियो येयांग को देखने लगा। दाओहुआ की भ्रमित अभिव्यक्ति को देखकर जियो येयांग के पास उसे याद दिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आज अगस्त का पहला दिन है, क्या आप भूल गए हैं कि यह कौन सा दिन है? दाओहुआ की आंखें चमक उठी, आज मेरा जन्मदिन है। यह कहते हुए उसने मेज पर पकौड़ी सूप की ओर देखा, फिर जियो येयांग की ओर देखा, जिसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। उसके दिमाग में एक विचार कौंध गया और उसने साहसपूर्वक कहा, क्या यह वही लंबे समय तक चलने वाला नूडल्स है जो आपने मेरे लिए बनाया है? जियो येयांग ने अपना चेहरा सीधा रखा और कुछ अजीब तरीके से सिर हिलाते हुए कहा, मैं बस बेकार था और मुझे इसका शौक था। मैं इसे पहली बार बना रहा हूँ और यह बहुत अच्छा नहीं बना। यह टिप्पणी सुनकर डेफू एक बार फिर आसमान की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सका। मेज पर पकौड़ी सूप के उस कटोरे के लिए मास्टर पूरी दोपहर रसोई में बैठा रहा, वास्तव में बिल्कुल बेकार। दाओहुआ के मुंह के कोने फड़क उठे,
जियो येयांग, मुझे लगता है कि आपको अपने बारे में स्पष्ट समझ नहीं है। आपको अधिक आश्वस्त होना चाहिए। आप देखते हैं, आपने जो बनाया है वह बहुत अच्छा नहीं है, यह वास्तव में बुरा है। इतना कहकर वह मेज पर बैठ गई। दाओहुआ की टिप्पणी सुनकर जियो येयांग ने सोचा कि उसने उसके खाना पकाने के कौशल का तिरस्कार किया है, लेकिन पलक झपकते ही उस व्यक्ति ने वास्तव में चॉपस्टिक उठाए और खाना शुरू कर दिया। जियो येयांग का दिल कड़ा हो गया और उसने तुरंत पूछा, क्या इसका स्वाद अच्छा है? ओह नहीं, क्या यह खाने योग्य है? पकौड़ी का एक कौर लेने के बाद दाओहुआ एक पल के लिए चुप हो गया। उसके मुंह में जो कुछ था उसे निगलने के बाद उसने जियो येयांग की ओर निराशा से देखा। चूंकि तुम्हें यकीन नहीं था कि ये पकौड़ियां खाने योग्य थी या नहीं, फिर भी तुमने उन्हें मुझे खाने के लिए क्यों दिया? जियो येयांग, मैंने सोचा, जन्मदिन के लिए किसी को दीर्घायु नूडल्स खाना चाहिए। दाओहुआ ने कटोरे में पकौड़ी सूप पर नजर डाली, जो किसी भी प्रकार के नूडल्स जैसा नहीं था। भले ही दीर्घायु नूडल्स खाने योग्य थे या नहीं। जियो येयांग का चेहरा कटोरे में ढेलेदार पकौड़ियों को देखकर कठोर हो गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे खाने योग्य हैं, मैंने उन्हें लंबे समय तक उबाला। मुझे लगता है कि उन्हें खाने योग्य होना चाहिए। दाओहुआ ने सूप की चिपचिपी गंदगी को देखा, आह भरी और कहा, आपने उन्हें व्यावहारिक रूप से दलिया में पकाया है, वे निश्चित रूप से खाने योग्य हैं। कम से कम पक तो जरूर गए थे। दाओहुआ को फिर से खाने के लिए अपना सिर छिपाते हुए देखकर जियो येआन कुछ शर्मिंदा हो गई। कैसा रहेगा, आप खाना बंद कर दें? दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया, क्यों नहीं खाऊंगा? आपने इसे बनाया है और यह आपका भी पहली बार है। मुझे कम से कम कटोरा खत्म करके इसका सम्मान करना चाहिए। जियो येआन को थोड़ा शर्मिला महसूस करते हुए देखकर वह फिर से हंसी। वास्तव में यह उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था, यह बस है। क्या आपने चीनी को नमक समझ लिया? पकौड़ी का सूप स्वादिष्ट माना जाता है, लेकिन आपने इसे मीठा बना दिया। हालांकि मैं नखरेबाज नहीं हूँ। अगर यह मीठा है तो यह मीठा है। आइए इसे स्वाद का बदलाव माने। दाओहुआ को स्वाद से खाते हुए देखकर अपनी भावनाओं को न बख्शते हुए जियो येआन के होंठ धीरे धीरे मुड़ गए, यह महसूस करते हुए कि दोपहर की हलचल सार्थक हो गई थी। खाने में अपना समय लें, जल्दबाजी न करें। अगर आपको लगता है कि इसका स्वाद अच्छा है, तो मैं तुरंत आपके लिए और बनाऊंगा। आग अभी तक नहीं बुझी है। खांसी खांसी, दाओहुआ का गलती से दम घुट गया और फिर वह खांसने लगा। यह देखकर जियो येआन तुरंत खड़ा हो गया, दाओहुआ के पास गया और उसकी पीठ थपथपाने लगा। थोड़ी देर खांसने के बाद दाओहुआ को काफी बेहतर महसूस हुआ और उसने तुरंत जियो येआंग से कहा, कोई जरूरत नहीं, इस कटोरे को खत्म करने के बाद मेरा पेट भर जाएगा। मीठा पकौड़ी सूप, हालांकि खाने योग्य, इसे बहुत अधिक खाने से चिपचिपाहट होती थी। जियो येआंग ने दाओहुआ की ओर देखा और थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। ठीक है, इस बार मैं वास्तव में थोड़ा उदास था। अगले साल यह बेहतर होगा। दाओहुआ अचानक कांप गई, फ्लश्ड फ्यू। अगले साल भी, हे भगवान, कृपया दया करो। फ्यू।